चैप्टर 2081 टू 2090। दिव्य दान क्षेत्र की गहराई में सबसे ऊंचे दिव्य दान पर्वत पर एक अतुलनीय रूप से विशाल गठन था जो इसे ढक रहा था। यह मूल रूप से दान राजा का क्षेत्र था। वह दिव्य दान क्षेत्र के स्वामी थे। दिव्य दान क्षेत्र के भीतर एक सर्वोच्च अस्तित्व। हालांकि अमृत के राजा के रूप में भगवान के मकबरे में आत्मविनाश हुआ, अमृत के राजा की सेना तितर बितर हो गई। मूल रूप से दिव्य दान क्षेत्र में कई पौराणिक विशेषज्ञ थे। ये पौराणिक विशेषज्ञ अमृत के राजा के शासन के तहत दिव्य दान क्षेत्र के शासक थे। अब जब अमृत के राजा की हार हो गई थी, दिव्य दान क्षेत्र एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गया था जहां नायक वर्चस्व के लिए लड़ते थे। कई पौराणिक स्तर के पिलदानवों ने अमृत के राजा के शेष संसाधनों और बलों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वह सब कुछ बांट दिया जो अमृत के राजा का था। इसमें दिव्य दान पर्वत शामिल था, जो दिव्य दान क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व का प्रतीक था। यह कई पहले दानवों का लक्ष्य भी था। डिवाइन डैन माउंटेन के दो मास्टर्स में से पहला सर्वोच्च पिल गॉड था और दूसरा पिल किंग था, जिसने अनगिनत वर्षों तक डिवाइन डैन दायरे पर शासन किया था। अब उनकी मृत्यु के साथ ही दिव्य दान पर्वत एक बार फिर से स्वामी विहीन अवस्था में आ गया था। ओवांग दायरे के 7वें स्तर पर दो सबसे मजबूत गोली राक्षसों ने दिव्य दान पर्वत के स्वामित्व पर अनगिनत लड़ाई लड़ी थी। पिछले 7 सालों में दोनों पक्ष अनगिनत बार भिड़ चुके थे। दैवीय दान क्षेत्र में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। दूसरे शब्दों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या हार गया, वे दिव्य दान क्षेत्र के नए स्वामी बन जाएंगे। संपूर्ण दिव्य दान क्षेत्र के संसाधनों और शक्ति के साथ यह अज्ञात था कि वे भविष्य में दान के अगले राजा बनेंगे या नहीं। इसलिए दिव्य दान पर्वत के आसपास की लड़ाई असाधारण रूप से खूनी और दुखद थी। अनगिनत दानव जानवर हवा में मारे गए और जमीन पर गिर गए। लड़ाई ने दिव्य दान पर्वत के पिछले हिस्से को भी प्रभावित किया था। यह अनगिनत सरणियों से आच्छादित स्थान था। अतीत में यह वह स्थान था जहां पहले भगवान एकांत में अभ्यास करते थे। बाद में दान के राजा के पास एकांतवास के लिए स्थान खोलने की क्षमता नहीं थी। वह इसे केवल एक निश्चित क्षेत्र में विभाजित कर सकता था, जो कि दिव्य दान पर्वत के पीछे भी था। वह पहाड़ के सामने रहता था। इस बिंदु तक सामने का पहाड़ पहले से ही लाशों से ढका हुआ था। हालांकि वे पिल दानव थे, लेकिन लड़ाई की तीव्रता मनुष्यों के बीच की लड़ाई से जरा भी कम नहीं थी। आकाश में पोवांग क्षेत्र की 7वीं स्वर्गीय परत के 2 डेमिगोड डैन बीस्ट जमकर लड़ रहे थे। उनमें से एक ह्यूमनॉइड लेजेंड डैन बीस्ट था, जिसके हाथ में एक लंबा भाला था। वह लोहे के कपड़े पहने हुए थे और डैन किंग के अधीन नंबर 1 सेनापति हुआ करते थे। उसके सामने एक शक्तिशाली डैन बीस्ट था। इसका शरीर एक शक्तिशाली क्यूई उत्सर्जित कर रहा था, जिसे देखकर लोगों में सिहरन पैदा हो गई। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चरम पर तीव्र थी, जिससे सीधे दिव्य दान दुनिया के ऊपर का आकाश ढह गया। ये दो शक्तिशाली अस्तित्व थे जो ईश्वरीय दान विश्व के भगवान की स्थिति के लिए संघर्ष कर सकते थे। वे एक दूसरे के एकमात्र विरोधी थे, इसलिए उनके लिए पीछे हटना और भी असंभव था। हालांकि जैसे ही उनकी लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, एक विशाल हाथ अचानक आसमान से उतरा। इसने अचानक रूप ले लिया और फिर इसने सीधे 2 महान विशेषज्ञों को पकड़ लिया। सही समय, मुझे इस बार बरगलाया गया है और मेरे सभी माथात मर चुके हैं। मेरे पास अभी भी गाड़ी खींचने के लिए एक विदेशी जानवर और एक कोचमैन की कमी है। तुम दोनों परिपूर्ण हो। गर्जन। पोवांग क्षेत्र की 7वीं स्वर्गीय परत का डैन बीस्ट गुस्से में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर दान क्यूई उबल रहा था, जिससे उसके चारों ओर दान क्यूई का समुद्र बन गया था। वह पूरी तरह से आग बबूला हो गया। वह डिवाइन डैन वर्ल्ड में डैन बीस्ट्स का राजा था। दूसरों की नजरों में गाड़ी खींचने वाला अजब जानवर कब से बन गया? किसने इतना अहंकारी होने का साहस किया? गर्जना के साथ उसने ऊर्जा की एक आश्चर्यजनक धार छोड़ी, जो प्रकाश की किरण में बदल गई। एक निश्चित रास्ते का अनुसरण करते हुए यह सीधे विशाल हाथ की ओर लपका। टकराना। एक अतुलनीय तेज आवाज सुनाई दी। प्रकाश की किरण सीधे विशाल हाथ से टकराए, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सका। इसने अपनी त्वचा को खरोंच भी नहीं किया। विशाल हाथ ने सीधे उसे पकड़ लिया। विदेशी जानवर ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे हमले को चकमा दे दिया। उसके 4 पंजे जमीन पर लगे और वह दहाड़ता रहा। उसके शरीर पर काले शल्क सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें अविश्वास से चमक उठीं। अपनी ताकत से वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल भी कैसे नहीं कर सकता था। दूसरे भाई सुअर के रूप में उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि ऊर्जा का स्रोत दिव्य दान पर्वत का पिछला पर्वत था, जिसे उनके द्वारा निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था। दैवीय दान पर्वत का पिछला पर्वत जब युद्ध अपने सबसे तीव्र स्तर पर था, तब भी किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह एक वास्तविक वर्जित क्षेत्र था। यह एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहां देवता एकांत में खेती करते थे। देवताओं के अलावा और कौन उस स्थान की मुहर खोल सकता था? यहाँ तक कि दान का राजा भी, जिसने अनगिनत वर्षों तक दैवीय दान क्षेत्र पर शासन किया था, वह भी ऐसा नहीं कर सका। उनकी तो बात ही छोड़िए।
इसलिए उन्होंने किसी चीज के लिए लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। इस समय बख्तरबंद डैन बीस्ट जनरल को स्पष्ट रूप से कुछ याद था। वह दान के राजा का प्रथम सेनापति हुआ करता था और कई वर्षों तक दान के राजा के लिए लड़ा। वर्जित क्षेत्र में कुछ खास नहीं था, लेकिन करीब 10 साल पहले वहां एक अतुलनीय राक्षस दबा हुआ था। यहां तक कि दान का राजा भी शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वह केवल राक्षस को गठन में ले जा सकता था और राक्षस को दबाने के लिए गठन को सक्रिय कर सकता था। दानव वास्तव में एक अद्वितीय और भयानक अस्तित्व था। वह दान के राजा के लिए एक मैच होने से बहुत दूर था। यहां तक कि दान का राजा भी शक्तिहीन महसूस कर रहा था। दान के राजा के विश्वासपात्र के रूप में उसने दान के राजा को यह कहते हुए सुना था कि जब तक दान का राजा अपनी चरम स्थिति में नहीं होगा तब तक वह अद्वितीय दानव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके दिल में दान का राजा एक अजेय अस्तित्व था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे दान के राजा ने भी महसूस किया कि वह हार नहीं सकता था। वह सिलहूट उनके दिल में गहराई से अंकित था। इस समय उसने अचानक कुछ सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति रचना से बाहर आया वह वही भयानक अस्तित्व था? असंभव। वह संरचना दान के देवता द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक दिव्य संरचना थी। एक सामान्य व्यक्ति इसे कैसे तोड़ सकता है? दान का राजा भी ऐसा नहीं कर सका। वह केवल इस तथ्य का उपयोग कर सकता था कि वह दान के देवता का शिष्य था और संरचनाओं के बारे में कुछ जानता था। इस तरह वह फॉर्मेशन को सक्रिय करने में कामयाब रहे। इसे नष्ट करना असंभव था। हालांकि उसके सामने विशाल हाथ के साथ क्या चल रहा था? उसे अचानक घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर उनके शिष्य सिकुड़ गए। उसने कुछ साल पहले उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखा जिसने उसे चौंका दिया। दरअसल गठन में कैद राक्षस बाहर आ गया था। इस समय वह लगभग सहज रूप से बचना चाहता था। वह डैन बीस्ट्स के राजा से अलग था। उसने महान दानव की शक्ति का अनुभव किया था। मिथक क्षेत्र के इतने विशेषज्ञ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। यदि दान के राजा ने उसे दल में नहीं फंसाया होता तो वे सब नष्ट हो गए होते। वह मिथक क्षेत्र का शिखर था, मिथक क्षेत्र का सच्चा शिखर। वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। छोड़ना चाहते हैं? ली फैंग ठंडेपन से चिल्लाए। उसने तुरंत एक विशाल हाथ बनाया। विशाल हाथ हवा में अनगिनत कानूनों से उलझा हुआ था। यह एक पिंजरे में बदल गया जो स्वर्ग को कैद कर सकता था और युद्ध के जनरल को सीधे ढक सकता था। टकराना। वह समय से बच नहीं सका और ली फैंग द्वारा दबा दिया गया। ये शिवेन ने बगल से देखा और चकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये जिवेन ने बगल से देखा और विस्मय से हॉन्फने से खुद को रोक नहीं सका। उस समय उसने सोचा कि उसने ली फैंग की खेती को पहले ही देख लिया है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना अज्ञानी और हास्यास्पद है। वह सिर्फ एक भ्रम था। यदि यह बिग डिपर एलायंस मास्टर की दृढ़ता के लिए नहीं था तो ली फैंग की खेती शायद ट्रू मार्शल डोमेन को उल्टा करने में सक्षम होगी। हालांकि ये जिवेन थोड़ी उत्सुक थी। पुराने एलायंस मास्टर पारलौकिक क्षेत्र को पार कर सकते थे क्योंकि वे अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे थे। इसके अलावा उन्हें सम्राट किन के जीवन स्रोत का समर्थन प्राप्त था। ली फैंग ने इतनी शक्तिशाली शक्ति तक साधना कैसे की? देवताओं के प्रकट न होने पर मिथक क्षेत्र का शिखर सर्वोच्च युद्ध शक्ति था। पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर पैलेट बीस्ट बैटल जनरल बिल्कुल भी नहीं बच सका। उसे ये जिवेन के सामने ली फैंग द्वारा कैद कर लिया गया था। पैलेट बीस्ट के लिए यह क्रोधित था और भागना चाहता था। हालांकि ली फैंग द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद यह तुरंत आज्ञाकारी बन गया। हालांकि यह एक पैलेट बीस्ट था, इसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित कर ली थी। यह बेवकूफ़ी नहीं थी। यह कैसे नहीं देख सकता था कि सामने वाला कितना भयानक था? यह कोई ऐसा नहीं था जिससे उनकी तुलना की जा सके। पोवांग क्षेत्र के 7वें स्तर पर 2 शिखर मौजूद हैं। मिथकों में वे शक्तिशाली अस्तित्व थे जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुलावा दे सकते थे। इस समय वे ली या के साथ केवल आज्ञाकारी रूप से मास्टर सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे। हाँ, ली फैंग के साथ नहीं बल्कि ली हाँ के साथ। ये जिवेन समझ गए थे कि ली फैंग अपने लिए गाड़ी खींचने के लिए एक कोचमैन और एक अजीब जानवर की तलाश नहीं कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से लिया 2 रक्षकों के लिए 2 सहायकों की तलाश कर रहा था। पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर 2 मिथक विशेषज्ञों की सुरक्षा के साथ वह दुनिया में कहीं भी जा सकती थी। जब तक वह किसी अत्यंत भयानक विशेषज्ञ को उकसाती नहीं तब तक उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ये शिवेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकती थी। कितना दयनीय है। सब एक जैसे मूड में थे। ली फैंग ने केवल पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर इन 2 पैलेट बीस्ट्स को लिया। उन्होंने अपने अधीनस्थों पर एक नज़र भी नहीं डाली। वह बस उन्हें हर दिशा में भागते हुए देखता रहा। यह स्थिति उस समय से काफी मिलती जुलती थी जब पेड़ गिरने पर अमृत के राजा की हार हुई थी और उसके अधीनस्थ बंदरों की तरह बिखर गए थे। मृत्यु और उत्थान, यह केवल एक छोटा क्षण हो सकता है। कोई नहीं जान सकता था कि अगले सेकंड में क्या होगा। केवल शक्ति ही शाश्वत थी। बल केवल शक्ति से जुड़े वस्त्र थे।
ये शिवेन के दिल में बहुत सारी भावनाएं थीं। वह आगे बढ़ा, अपने हाथों को थपथपाया और कहा, चून कि मिस्टर ली बच गए हैं तो मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा, मेरे पास अभी भी काम है, इसलिए मैं लंबे समय तक नहीं रह सकता। बड़े भाई, क्या तुम नहीं रह सकते? लिया के चेहरे से अनिच्छा के भाव प्रकट हुए। यह समय उसके लिए सबसे खुशी का समय था। हालांकि वह निर्माण में फंस गई थी, उसके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण लोग उसके साथ थे। भले ही वह जीवन भर उसमें फंसी रही, लेकिन वह जीवन भर फंसने को तैयार थी। मूर्ख लड़की, तुम्हारे बड़े भाई के पास अभी भी कुछ काम है, उसे मत रोको। ली फैंग ने प्यार से लिया के सिर को छुआ और कहा, चून कि तुम्हारे पास करने के लिए चीजें हैं, आगे बढ़ो, मैं इस बार आपका एहसानमंद हूं। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो आप सीधे इस तावीज़ को कुचल सकते हैं और मैं भाग कर आ जाऊंगा। ली फैंग द्वारा ये जिवेन को तावीज़ फेंकने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। वह ली या और अपने दो नए अधीनस्थों के साथ सीधे आकाश में गायब हो गया। ली फैंग और ली या को विदाई देने के बाद ये जिवेन रुका नहीं और सीधे दिव्य दान क्षेत्र के बाहर की ओर उड़ गया। माउंटेन रिवर मैप के माध्यम से उन्होंने पाया कि ईश्वरीय दान क्षेत्र, जिसे अमृत के राजा द्वारा जबरन प्रकट किया गया था, ने अपना प्रक्षेपवक्र बदलना शुरू कर दिया था और अंतहीन शून्य में लौटने वाला था। ये शिवेन को लगा कि यह अफसोस की बात है। डिवाइन डैन वर्ल्ड में कई फायदे थे, लेकिन जब तक उसके पास माउंटेन रिवर मैप था, वह देर सबेर उसे वापस पाने में सक्षम होगा। वह जुबान की दुनिया में लौटने और अपने अवतार को वापस लेने की जल्दी में था। दाओ को सुनने के 10 वर्षों के परिणामों को एकीकृत करने के बाद वह एक कदम और आगे बढ़ेंगे और सीधे गोल्डन हेप्टा दायरे में कदम रखेंगे, मिथक दायरे के मध्य चरण तक पहुंचेंगे। सामान्य तौर पर डिवाइन डैन वर्ल्ड की यह यात्रा लंबे समय से विलंबित थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत प्रगति की थी, विशेष रूप से त्यानयुवान मिरर, जिसने उन डेमिगोड विशेषज्ञों के रक्तसार को लगातार अवशोषित किया था और इसे एक स्तर पर बहाल किया था। छद्म दैवीय उपकरण, इस पर ताबीज आपस में जुड़े हुए थे, जिससे यह बेहद मजबूत हो गया, जिससे इसकी ताकत पूरी तरह से बढ़ गई। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी भींची, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकल रही है और बाहर निकल रही है। यह वह शक्ति थी जो पोवांग क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग से संबंधित थी। 5 एम्परर्स बैटल सूट, मार्शल आर्ट अवतार और अन्य साधनों के साथ पोवांग दायरे के 5वें स्वर्ग के साधारण स्वामी उसकी नज़र में कुछ भी नहीं थे और वह उन्हें एक चाल से मार सकता था। पहले की तुलना में उसकी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बिल्कुल समान स्तर पर नहीं था, हर कदम स्वर्ग पर चढ़ने जैसा था। प्रत्येक स्तर पर शक्ति का सुधार स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। बेशक यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति हासिल कर सकता था। यदि उसने इतने सारे देवताओं के रक्तसार को नहीं ग्रहण किया होता, उनकी मार्शल आर्ट को नहीं समझा होता, मार्शल आर्ट के एक गहरे स्तर को प्राप्त नहीं किया होता और उनके रक्तसार से ऊर्जा का पूरक नहीं होता, तो वह पोवांग क्षेत्र के एक साधारण विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होता, अधिक से अधिक। भले ही यह पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन उनकी वर्तमान ताकत की तुलना में यह उल्लेखनीय नहीं था। उसके शरीर में ऊर्जा अब भयानक रूप से विशाल थी, पोवांग क्षेत्र के एक साधारण तीसरे स्वर्ग से कहीं अधिक। अन्यथा उसके लिए पोवांग क्षेत्र के मास्टर के तीसरे स्वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। मार्शल आर्ट अवतार को जोड़ने के बाद भी कोई नहीं कर सका। उसने आखिरकार एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसे लगा कि वह रसातल के दानव भगवान और अन्य लोगों से और भी दूर है। अतीत में वह इतना निर्भीक और अज्ञानी था, लेकिन अब जितना अधिक वह जानता था, उतना ही अधिक चिंतित हो गया था। हालांकि ऐसी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से असीम नहीं थी। आखिरकार वह पोवांग क्षेत्र का सच्चा 5वां स्वर्ग नहीं था। उनकी मुख्य युद्ध शक्ति मार्शल आर्ट अवतार के एकीकरण पर निर्भर थी और मार्शल आर्ट अवतार समाप्त हो जाएगा। उसने अनुमान लगाया कि उसे एक युद्ध में करोड़ों जुबान की गोलियों का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक अगर उसने अभी अभी धन कमाया होता तो भी वह कुछ समय के उपभोग का सामना नहीं कर पाता। हालांकि यह अभी भी किसी भी तरीके के न होने से बहुत बेहतर था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शून्य में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही 1000 मील दूर था, सीधे दिव्य दान क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जा रहा था। बिग ब्रदर, हम कुछ सालों से उसकी तलाश कर रहे हैं और हमें अभी तक वह नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच मर गया हो? महान परिवर्तन संप्रदाय के विशेषज्ञों का एक समूह एक निश्चित क्षेत्र में इकट्ठा हुआ था। जो बोलता था वह महान परिवर्तन संप्रदाय का दूसरा संप्रदाय का नेता था। हमें अपने तीसरे भाई की मौत का बदला लेना चाहिए। हमें इस बवुआ को बच निकलने नहीं देना चाहिए। महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता ने ठंडेपन से कहा। तीनों भाइयों का गहरा रिश्ता था। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक एक साथ खेती की थी और उनकी दोस्ती जैविक भाइयों से भी गहरी थी। हालांकि दिव्य दान क्षेत्र के स्वर्गीय कानून में एक बड़ा बदलाव आया है और जल्द ही शून्यता में वापस आ जाएगा। अगर हम समय पर नहीं जाते हैं तो मुझे डर है कि हम हमेशा के लिए ईश्वरीय दान क्षेत्र में फंस जाएंगे। महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता ने सलाह दी। इसके अलावा दिव्य दान क्षेत्र में स्थिति अधिक होती जा रही है और अधिक अराजक।
जागीरदार एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पिल दानव पहले ही पिल किंग की स्थिति के लिए लड़ने के लिए पागल हो गए हैं। अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमें फंसाया जा सकता है। यह आखिरी बार है, पूरे दिव्य दान क्षेत्र की खोज करें। अगर हम अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए तो हम हार मान लेंगे। महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता अपने दांतों को कुतरने और कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अंत में कारण ऊपरी हाथ जीत गया। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? शून्य से एक चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी। महान परिवर्तन संप्रदाय के शिष्यों के दिल सभी दिशाओं में चारों ओर देखते हुए कसने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। इस समय आखिरकार उनकी नज़र एक आकृति पर पड़ी। यह एक अत्यंत प्रभावशाली आकृति थी जो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे जकड़े हुए मध्य हवा में लंबा खड़ा था। ये जीवेन के अलावा और कौन हो सकता है? भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी जीवित रहोगे। महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता धीमी आवाज में दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। थोड़ा हरामी, तुम अभी भी दिखाने की हिम्मत करते हो। महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता गुस्से में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। मैं दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? ये जीवेन मंद मंद मुस्कुराए और आकाश में सूरज की ओर देखा। सूरज से निकलने वाली धूप को भी डैन क्यूई से संघनित किया गया था। आसपास के इलाके को सील कर दो। हमें इस छोटे से कमीने को बचने नहीं देना चाहिए। महान परिवर्तन दिव्य पंथ के महान भगवान जोर से चिल्लाए। महान परिवर्तन दिव्य पंथ के विशेषज्ञों ने एकजुट होकर जवाब दिया और खुद को युद्ध के रूप में व्यवस्थित किया। उन्होंने ये जीवेन को घेर लिया और पूरे शून्य को सील कर दिया बाधा के साथ। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और काले बादल घिरने लगे। महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने ग्रेट चेंज सेट की अद्वितीय तकनीक का इस्तेमाल किया। दिव्य प्रकाश की असंख्य किरणें आकाश में नृत्य करने लगीं। उन्होंने शून्य में हस्तक्षेप किया और एक विशाल हाथ बनाया। इसने येकशिवेन की ओर पकड़ लिया। उसे अभी भी याद था कि येकशिवेन की खेती अभी भी बहुत समय पहले के स्तर पर थी। भाग जाओ, क्या मुझे इसकी आवश्यकता है? ये जीवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने तुरंत अपने शरीर से आभामंडल को मुक्त किया और दूर से ही इन विशेषज्ञों का सामना किया। उसने जरा भी आराम नहीं किया। उसके शरीर को तुरंत 5 सम्राटों द्वारा मजबूत किया गया और 5 सम्राटों का युद्धक कवच प्रकट हुआ। उसके पीछे की आकृति जल्दी से उसके शरीर में एकीकृत हो गई। बूम बूम बूम, उनके शरीर पर आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। उनकी ताकत सीधे पोवान क्षेत्र के 5वें स्वर्ग के स्तर तक पहुंच गई। यह बहुत अत्याचारी और भयानक था। जैसे ही ये जीवेन का आभामंडल बाहर आया, महान परिवर्तन दैवीय संप्रदाय के विशेषज्ञ, जो गहन मृत्यु अवस्था के चरम पर थे, मौके पर उड़ गए। उन्होंने जो सीमाएं स्थापित की थीं, वे ये जीवेन की आभा तरंगों का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थीं और सीधे टुकड़ों में बिखर गईं। ये जीवेन ने उस विशाल हाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जिसे महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता ने सीधे उसकी ओर पकड़ लिया था। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में अनंत देवत्व का संचार हुआ और उसने तुरंत एक मुहर बना ली। हसन सील। अचानक एक विशाल पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके शरीर से हजारों अत्याचारी आभा निकल गई। उन्होंने विशाल पर्वत श्रृंखला को एक लंबी छड़ी की तरह पकड़कर लहराया। बूम, विशाल हाथ सीधे मौके पर ही टुकड़ों में बंध गया। उसका एक अंश भी नहीं बचा था। येकशिवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। केवल इस स्तर की ताकत और तुम मुझे मारना चाहते हो? आप अभी भी इससे दूर हैं। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? महान परिवर्तन संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय के नेता ने कभी भी ये जीवेन के इतने अत्याचारी होने की उम्मीद नहीं की थी। महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता निश्चित रूप से पोवांग दायरे के 5वें स्वर्ग के शिखर पर थे। यदि वह इतनी आसानी से हार जाता तो कोई कल्पना कर सकता था कि सामने वाला कितना अत्याचारी था। वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहले येकशिवेन का पीछा करने के लिए उसने येकशिवेन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। उनमें येकशिवेन की ताकत थी। हालांकि उन्होंने ये जीवेन के विशेषज्ञ होने के बारे में कभी नहीं सुना था जो पोवान क्षेत्र के 5वें स्वर्ग को हरा सकता था। अन्यथा वह निश्चित रूप से ये जीवेन से सीधे लड़ने का चुनाव नहीं करेगा। अपने दिल की गहराई में वह अंततः समझ गया कि इस बार वह डर गया था कि उसने लोहे की प्लेट को पूरी तरह से लात मार दी थी, लेकिन चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ गई थी। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। ये जीवेन धमकी भरे अंदाज में आई थी, जाहिर तौर पर बदला लेने के लिए। वह इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति को कैसे समायोजित कर सकता है? उसके पास किस प्रकार का शरीर है? यहाँ तक अगर वह पोवांग दायरे के 5वें स्वर्ग का विशेषज्ञ भी है तो उसके लिए इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति को समायोजित करने में सक्षम होना बहुत दुर्लभ है। अचंभित,
उसने इतना मजबूत अस्तित्व कभी नहीं देखा था। पोवान क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग की खेती के साथ येज़िवेन वास्तव में पोवान क्षेत्र के 5वें स्वर्ग के 2 विशेषज्ञों को दबाने में सक्षम थे। यह बस अविश्वसनीय था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना शक्तिशाली है, वह केवल पोवान क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में है। उसने अवश्य ही किसी गुप्त तकनीक का प्रयोग किया होगा। हालांकि ऐसी गुप्त तकनीक को हमेशा के लिए बनाए नहीं रखा जा सकता है। एक बार उसकी गुप्त तकनीक समाप्त हो जाने के बाद यह उसकी मृत्यु का समय होगा। हमें उसे हर कीमत पर मारना चाहिए। महान परिवर्तन संप्रदाय का प्रधान संप्रदाय का नेता अचानक शांत हो गया। हालांकि येक्षविन की ताकत अत्याचारी थी, उसके लिए हमेशा के लिए अजेय रहना असंभव था। हाँ, हमें उसे हर कीमत पर मारना चाहिए। वह इतना छोटा है, लेकिन उसके पास पहले से ही ऐसी खेती है। उसका एक असाधारण मुकाबला रहा होगा। अगर हम उसे मार सकते हैं तो हम उसका भाग्य लूट सकेंगे। जब वह समय आएगा तो हम एक कदम और आगे जा सकेंगे। महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता के चेहरे पर कुछ संकीपन था। ऐसा लग रहा था कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ये दोनों एक दूसरे को अनगिनत सालों से जानते थे। बस एक नज़र का आदान प्रदान करके वे पहले ही एक दूसरे के इरादे समझ गए। अगर वे येक्षविन की गति को दबा नहीं पाए तो सबसे अधिक संभावना है कि वे मरने वालों में से होंगे। अचानक दोनों पक्ष पहले ही एक चौंकाने वाली आभा के साथ भड़क उठे थे। 5वें स्वर्ग के पोवान क्षेत्र के स्वामी मिथकों में भी कमजोर नहीं थे। उनके शरीर पर जैन युवान की परतें जलने लगीं। उनके शरीर से स्वर्ण तावीज उड़ गए। उनकी मार्शल आर्ट देवत्व पर निर्भर थी और सीधे उनकी दिव्यता प्रदर्शित करती थी। एक भयानक शक्ति को शून्य से उधार लिया गया था और एक भयानक दुनिया में मिला दिया गया था। ऊपर आसमान में उन्होंने सीधे येक्षविन पर बमबारी की। यह उनका संयुक्त डोमेन था। यह लगभग दिव्य साम्राज्य के एक पदार्थ में संघनित था। इसने सभी दुश्मनों को दफनाने के लिए और येज़िवेन की आभा को सील करने के लिए सब कुछ सील कर दिया। येज़िवेन भयानक चेन डोमेन में डूबा हुआ था। ठीक इसी समय महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता अपने पूरे शरीर को सच्ची ऊर्जा से जला रहे थे। हालांकि लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, फिर भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अगर वह लापरवाह होता तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती थी। हुश, उनका हमला एक पल में खत्म हो गया। उन्होंने सीधे पंच आउट कर दिया। भयानक मुट्ठी ऊर्जा अतुलनीय रूप से भयंकर थी। भयंकर मुट्ठी ऊर्जा ने शून्य में सब कुछ उड़ा दिया। दूसरी तरफ ग्रेट चेंज गॉड कल्ट के महान नेता ने भी उसी समय हमला किया। उसने अपनी ची को भी जला दिया और अपनी लड़ने की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया। उन दोनों ने येक्षविन को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। ये दोनों पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर के शीर्ष स्वामी थे। पोवान क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक जूनियर येज़िवेन से निपटने के लिए उन्हें एक पिनर हमले का उपयोग करना पड़ा। कोई सोच सकता था कि वे येक्षविन से कितने डरे हुए थे। पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर का कोई भी मास्टर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस तरह के हमले के सामने पूरी तरह से घबरा जाएगा। अगर वह सावधान नहीं होता तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। हालांकि येक्षविन बिल्कुल भी नहीं डरी। वह एक महान सम्राट की तरह हवा में खड़ा था। समुद्र की लहरों की तरह उसके पैरों के नीचे स्वर्ण देवत्व की परतें उमड़ने लगीं। उसने अपना हाथ लहराया और उसके शरीर पर आभा अचानक बह गई। बस तुम दोनों और तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम सच में दीवाने हो, येज़िवेन ने कहा। 5 एम्परर्स बैटल आर्मर पर अनगिनत तावीज दिखाई दिए। येज़िवेन का आभामंडल लगातार बढ़ रहा था। एक पल में उन्होंने सीधे पंच मार दिया। उल्का विस्फोट। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तारा फट गया हो। यह चाल येज़िवेन की देवता शक्ति के नियंत्रण में थी। इसे इस कदम की पूरी ताकत माना जा सकता है। बूम बूम बूम, येज़िवेन ने सीधे मुक्का मारा। एक आश्चर्यजनक मुट्ठी की छाया बाहर निकली, मानो वह भाग्य की नदी को काट देना चाहती हो। शून्य में 3 आकृतियां लगातार टकराती रहीं। इस समय ग्रेट चेंज गॉड कल्ट के 2 नेताओं ने भी सीधे तौर पर एक वरिष्ठ दिग्गज गुरु के रूप में अपनी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया। उनकी ताकत चरम पर धकेल दी गई थी। वे येक्षविन से मौत से लड़ना चाहते थे। बूम, सारा शून्य एक क्षण में फट गया। एक अतुलनीय जोरदार विस्फोट के साथ पूरा शून्य पाउडर में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की ताकत ने एक पल में पूरी जगह को वाष्पित कर दिया। 10,000 मील के दायरे में सब कुछ धूल में बदल गया। इस तरह के भयानक हमले के साथ अगर यह एक साधारण दुनिया में हुआ होता तो पूरी दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती। मरना। जैसे ही शून्यता दूर हुई, महान परिवर्तन संप्रदाय की संप्रदाय नेता ने अपनी आभा को अधिकतम तक बढ़ा दिया। उसके हाथों में एक लंबा ब्लेड दिखाई दिया जो एक चमकदार चमक का उत्सर्जन करता था, जो दूधिया रास्ते जैसा दिखता था जब वह नीचे की ओर फिसलती थी। तोड़ना। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे मुक्का मारा। वह भयानक शक्ति आसपास की हर चीज को सितारों में बदल देती है। यह अचानक से पिघल गया। बूम,
येज़िवेन की मुट्ठी और लंबा ब्लेड सीधे एक दूसरे से टकराए और ब्लेड की और येज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा सीधे घुल गई और झटके सभी दिशाओं में फैल गए। अभी भी पर्याप्त नहीं है, मेरे लिए तोड़ो, येज़िवेन जोर से चिल्लाए और एक बार फिर एक मुक्का मारा। एक भयानक मुट्ठी ऊर्जा एक बार फिर फूट पड़ी और सीधे उस ब्लेड लाइट में विस्फोट हो गया। टकराना, येज़िवेन के लगातार दो मुक्कों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और उस ब्लेड की रोशनी को दूर उड़ा दिया। वह भयानक शक्ति उसकी मुट्ठी के साथ फैल गई और सीधे उसके पूरे शरीर में फैल गई और सीधे उसे खोल दिया। उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह क्षैतिज रूप से उड़ गया। एक अत्यंत अत्याचारी देवता स्तर का विशेषज्ञ वास्तव में येज़िवेन के मुक्के से नष्ट हो गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि येज़िवेन की वर्तमान ताकत कितनी अत्याचारी थी। जैसे ही येज़िवेन एक कदम आगे बढ़ने वाली थी, महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता, जो उसके पीछे थे, मुस्कुराए और उसकी ओर दौड़ पड़े। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति को अपनी मुट्ठी में समेट लिया और येज़िवेन को एक ही बार में मारना चाहता था। उन दोनों के बीच लगभग कोई फासला नहीं था। अनगिनत वर्षों के अभ्यास के बाद उनका समन्वय लंबे समय तक त्रुटिहीन रहा था। हालांकि येज़िवेन बहुत मजबूत था और उसने अप्रत्याशित रूप से संप्रदाय के नेता को एक पल में उड़ा दिया। जैसे ही संप्रदाय के नेता की मुट्ठी येज़िवेन के सिर के पीछे से टकराने वाली थी, अचानक उसके सिर के ऊपर एक बड़ा स्क्रॉल दिखाई दिया और एक प्रकाश का पर्दा उस पर से लटक गया और उसकी रक्षा की। डांग, महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता की मुट्ठी सीधे प्रकाश के पर्दे से टकराए और सीधे इसे तोड़ दिया, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। येज़िवेन अचानक घूमा और अचानक एक मुक्का मारा जो एक अतुलनीय रूप से विशाल तारे में बदल गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ दिया। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? दूसरे संप्रदाय के नेता पीछे हटते रहे। इस बार उनका तालमेल पूरी तरह फेल हो गया था। येज़िवेन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी और वह पहले मिले किसी भी विशेषज्ञ से कहीं अधिक भयानक था। वह सोच भी नहीं सकता था कि येज़िवेन, जो केवल पोवान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, इतना मजबूत कैसे हो सकता है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय था? वह किस तरह की मार्शल तकनीक का अभ्यास कर रहा है? यह इतना भयानक क्यों है? अगर मैं इतनी शक्तिशाली ऊर्जा को अवशोषित करता तो मैं पूरी तरह से गिर जाता। दूसरे संप्रदाय के नेता पीछे हटते रहे और भी भयभीत हो गए। स्वाभाविक रूप से वह येज़िवेन के ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर के रहस्य को नहीं समझ पाए, जो किसी के शरीर को ब्रह्मांड में बदलना था और ब्रह्मांड की राक्षसी इच्छा बन जाना था। ब्रह्मांड सभी प्रकार की चीजों को समायोजित कर सकता है और स्वाभाविक रूप से यह उनके साथ तुलनीय होने से बहुत दूर था। चलो, दूसरा भाई, वह कोई नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। द ग्रेट चेंज गॉड कल्ट के ग्रेट लीडर अचानक चिल्लाए। उसने आखिरकार महसूस किया था कि येज़िवेन के गिरने तक बने रहने की उसकी पिछली योजना कितनी मूर्खतापूर्ण थी। शायद येज़िवेन लड़ाई की इतनी चरम शक्ति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन वे उस समय के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। जाना चाहते हो? तुम अभी जाना चाहते हो? मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। येज़िवेन ने अपनी भौहें उठाईं और एक क्रूर बाघ की तरह उसने दूसरे संप्रदाय के नेता पर झपट्टा मारा। उसके पूरे शरीर की शक्ति बढ़ रही थी और सुनहरी दिव्यता बह निकली, हवा और गड़गड़ाहट का एक क्षेत्र बना और उन दोनों को सील कर दिया। अच्छा नहीं है, वह वास्तव में हमें फंसाना चाहता है और फिर हमें मार डालना चाहता है। महान परिवर्तन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के नेता को झटका लगा। अभी अभी उन दोनों ने येज़िवेन को फंसाने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वे इसके बजाय येज़िवेन द्वारा फंस जाएंगे। चलो, उससे लड़ो। महान परिवर्तन संप्रदाय का नेता पागल हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी वह जगह नहीं फाड़ सका। पहले उसके लिए टोफू को फाड़ना उतना ही आसान था, लेकिन अब वह अनजाने में धातु की तरह सख्त हो गया था। यह सही है, चलो उससे लड़ते हैं। अगर हम मर भी जाते हैं तो हमें उसे अपने साथ जाने देना चाहिए। इन दो शक्तिशाली विशेषज्ञों को इस समय येज़िवेन द्वारा एक गतिरोध के लिए मजबूर किया गया था। वे केवल अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ सकते थे और शायद बचने का एक मौका होगा। लड़ने का एक ही रास्ता था। येज़िवेन की अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। उसने इन दोनों दिग्गज विशेषज्ञों के उन्मादी भाव देखे थे, लेकिन उनके मन में उनके लिए रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच विरोधाभास लंबे समय से अघुलनशील था और यह या तो आप मर गए या मैं जीवित रहा। यह बेकार है, मेरी राय में आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है। येज़िवेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इन दो लोगों का सामना करते हुए, जो पहले से ही लाइन पर अपने जीवन से लड़ रहे थे, येज़िवेन की हथेली नानमिंगली फायर के साथ बढ़ी और आसानी से उनके आक्रमण को तोड़ दिया। नानमिंगली फायर की शक्ति बहुत अधिक थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना दूसरों से की जा सके। यह न केवल उनके हमलों से टूट गया, बल्कि यह उनकी हड्डियों में कीड़ों की तरह भी था। यह सीधे उनके शरीर में काटता है। उन दोनों ने बार बार अपने प्रसिद्ध अद्वितीय कौशल का विस्फोट किया और बमुश्किल नानमिंग पौराणिक आग बुझाने में सफल रहे।
वे पूरी तरह से शर्मिंदा थे और येकशिवेन ने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया था। दोनों पक्षों की ताकत के बीच की खाई और चौड़ी होती दिख रही थी। यह फीनिक्स जाति का नानमिंगली फायर है। आप कौन हैं? आप नानमिंगली फायर का उपयोग क्यों करते हैं? क्या आप वास्तव में फीनिक्स हैं? उन दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उनके चेहरों पर एक अविश्वसनीय भाव था। जब वे अभी भी सदमे में थे, येकशिवेन ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उसके शरीर पर 5 सम्राटों का युद्ध कवच एक आश्चर्यजनक प्रकाश के साथ फूट पड़ा। यह पहली बार था जब उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके हाथ में एक यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख दिखाई दिया और यिन और यांग क्यूई सीधे बह गए, दुनिया को नष्ट कर दिया। भले ही हम मरें, आपको हमारे साथ मरना होगा। महान परिवर्तन संप्रदाय का नेता पूरी तरह से पागल हो गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। यह ऐसा था मानो वह अपने दिल में नफरत को बाहर निकालने के लिए सब कुछ नष्ट करना चाहता हो। शुआ शुआ शुआ, यिन और यांग क्यूई सीधे बह गए और उन दोनों ने विरोध करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने वापस लड़ने की कोशिश में अपने पूरे शरीर के जैन युआन को जला दिया, लेकिन वे अपना सिर भी नहीं उठा सके। येजिवेन के यिन और यांग क्यूई तूफान की तरह बेरहमी से बह गए। भले ही मैं एक निराशाजनक स्थिति में हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नरक में खींच लूंगा, महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता ने जमकर कहा। भले ही उन्हें एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया गया हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पास एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति का स्वभाव था। उसका क्यूई और रक्त अचानक चरम सीमा तक जल गया और ऐसा लगा कि उसकी ताकत एक पल में एक उच्च दायरे में उठ गई। वह इस हमले का इस्तेमाल येकशिवेन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए करना चाहता था। येजिवेन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने बेशर्मी से एक चाल चली। उसने एक मुहर को चुभोया और एक विशाल पर्वत आकाश में संघनित होकर धराशायी हो गया। टकराना। ग्रेट चेंज गॉड कल्ट के प्रमुख को जमीन में धंसा दिया गया और उसका सिर जमीन में धंस गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसकी बढ़ती प्रभावशाली आभा को भी बीच में ही येकशिवेन ने तोड़ दिया। चूंकि वह जानता था कि यह हमला बहुत खतरनाक था, तो वह येकशिवेन को इसका फायदा कैसे उठाने दे सकता था। फिर येकशिवेन का पैर नीचे गिर गया। टकराना। महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और सीधे येजिवेन के पैर से कुचल दिया गया। उन दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत स्पष्ट था। इस समय दूसरे संप्रदाय के नेता ने देखा कि कुछ गलत था और वास्तव में बचना चाहता था। वास्तव में यह ग्रेट स्कूल मास्टर द्वारा किया गया एक नाटक था। जाहिर है, यह सेकंड स्कूल मास्टर को बचने का मौका देना था। दुर्भाग्य से उसने अभी भी येकशिवेन की ताकत को कम करके आंका था। येकशिवेन आसानी से उससे निपट सकता था, इसलिए उसने सेकंड स्कूल मास्टर को बचने का मौका नहीं दिया। येजिवेन ने दूसरे संप्रदाय के नेता पर पैर रखा, जिससे शून्य हिंसक रूप से हिल गया। दूसरे संप्रदाय के नेता शॉकवेव की चपेट में आ गए और उनका शरीर मौके पर ही फट गया। वह चिल्लाया और खून के सार में बदल गया, जिसे येकशिवेन के शरीर ने अवशोषित कर लिया था। हालांकि इन दो लोगों की ताकत की तुलना येजिवेन से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वे पोवान क्षेत्र के 5वें स्वर्ग के शिखर पर थे। उनका रक्तसार भी येजिवेन के शरीर में गिर गया। इसकी तुलना में येकशिवेन बहुत खुश थी। वो दौलत जो ये दोनों कई सालों से अपने साथ लाए थे, वो भी येजिवेन के हाथों में आ गई। 3 अरब हुआन गोलियां थीं, जो प्राचीन पूर्वज धर्म के बराबर थीं। विशेष रूप से उन दोनों ने दिव्य दान क्षेत्र में हर जगह लूटपाट की और बहुत सारी संपत्ति प्राप्त की। अब यह सब येकशिवेन के हाथों में आ गया। 1 अरब जुबान की गोलियों के अलावा जो येजिवेन ने पहले प्राप्त की थी, उसने दिव्य दान क्षेत्र की इस यात्रा में 4 अरब से अधिक जुबान की गोलियां लूटीं। इसे एक बड़ी फसल कहा जा सकता है और अनगिनत स्वर्गीय खजाने थे। दोनों को मारने के बाद येजिवेन नहीं रहा और सीधे दिव्य दान क्षेत्र को छोड़ दिया। 7 साल बाद इस ब्रह्मांड में और भी विशेषज्ञ थे। दैवीय दान क्षेत्र के कारण अनेक पौराणिक विशेषज्ञ भी इस ब्रह्मांड में एकत्रित हुए। 7 वर्षों में येजिवेन दिव्य दान क्षेत्र में फंस गया था। ये लोग कई बार दिव्य दान क्षेत्र में भटक चुके थे और अनगिनत बार दिव्य दान क्षेत्र में गोली राक्षसों से लड़े थे। यह केवल इसलिए था क्योंकि दिव्य दान क्षेत्र शून्य में लौटने वाला था कि हर कोई बाहर आ गया। यहाँ तक दिव्य दान क्षेत्र में शेष ईश्वरीय मकबरों पर भी लोगों ने हमला किया। हालांकि अमृत के राजा की तैयारी के बिना वे सफल नहीं हुए। अंत में वे नाराज होकर चले गए। भले ही दैवीय दान क्षेत्र शून्य में गायब होने वाला था, लेकिन इन लोगों का छोड़ने का जरा सा भी इरादा नहीं था। येकशिवेन को जल्द ही पता चला कि वे यहाँ क्यों रुके थे। यह सब उसके लिए था। यह खबर कि उसने दिव्य दान क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, इन 7 वर्षों में फैल गया था। इस खबर के फैलने के बाद इसने आसपास के पौराणिक विशेषज्ञों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। इन पौराणिक विशेषज्ञों के लिए दिव्य दान क्षेत्र अपने ताऊ को साबित करने के अवसर के बराबर था। स्वाभाविक रूप से वे इसे नहीं देंगे। नतीजतन अधिक से अधिक किंवदंती विशेषज्ञ जिन्होंने समाचार प्राप्त किया था,
येज़िवेन के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करते हुए दिव्य दान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में बैठना शुरू कर दिया। खासकर शुरुआती कुछ सालों में वे उस पर कड़ी नज़र रख रहे थे। हालांकि पलक झपकते ही 7 साल बीत चुके थे और किसी को भी येज़िवेन के ठिकाने के बारे में नहीं पता था। वे निराश हुए बिना नहीं रह सके। तरह तरह की खबरें भी फैल रही थीं। ऐसी अफवाहें थीं कि येज़िवेन की मृत्यु डिवाइन डैन वर्ल्ड में हुई थी। डैन किंग के आत्मा विस्फोट के बाद येज़िवेन गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उस सख्त यंग मास्टर ने उसका पीछा किया। इन 7 सालों के दौरान येज़िवेन के बारे में कोई खबर नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि वह छिपा हुआ था, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। क्या वह सच में मर सकता है? जैसे जैसे समय बीतता गया, दिव्यदान विश्व शून्य में लौटने वाला था। हालांकि अभी भी येज़िवेन की कोई खबर नहीं थी। तभी सभी ने इस विचार को छोड़ दिया। शायद वह वास्तव में दिव्यदान दुनिया में मर गया था। यह असंभव नहीं था। यहाँ तक अगर वह अभी भी जीवित था तो दिव्यदान दुनिया के शून्य में वापस आने के बाद उसके लिए बाहर आना असंभव होगा। यह जानने के बाद येज़िवेन अचानक खुश हो गई। सौभाग्य से वह जल्दी बाहर नहीं आया, अन्यथा दुनिया के सभी दिग्गज उस्तादों द्वारा उसका शिकार किया जा सकता था। उन लोगों को छोड़कर जो बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे, आसपास के सभी दिग्गज मास्टर्स, अगर उन्होंने दिव्य गोली से संबंधित थोड़ा सा भी सुना तो वे सभी आसपास के क्षेत्र में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भले ही येज़िवेन को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन दिग्गज उस्तादों की संख्या का एक मोटा मोटा अनुमान ही उसकी खोपड़ी में झुनझुनी पैदा करने के लिए काफी था। अगर वह उनसे घिरा हुआ होता तो वह लगभग निश्चित रूप से मर जाता। इस कारण को जानने के बाद येज़िवेन आदिम शाही मंडप के साथ स्कोर तय करने की अपनी योजना को केवल नाराज होकर रोक सकता था। वह प्राइमल ओरिजिन पवेलियन की योजना के बारे में नहीं भूले थे। यदि उसने समय रहते इसका पता नहीं लगाया होता तो उन गोली राक्षसों द्वारा उसका शिकार कर लिया गया होता। अगर मैं बदला नहीं लेता तो मैं सज्जन नहीं हूं। जब से उसे पता चला कि यह प्राइमल ओरिजिन पवेलियन की योजना थी, वह हमेशा बदला लेना चाहता था और प्राइमल ओरिजिन पवेलियन को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। हालांकि क्षेत्र में इतने सारे दिग्गज स्वामी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर वह वास्तव में बाहर निकल गया तो वह शायद उन क्रूर दिग्गज स्वामी द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, इससे पहले कि वह प्राइमल ओरिजिन पवेलियन में कुछ भी कर सके। यह सोचकर उनके पास फिलहाल इस विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास अभी इतना समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत घूमा और सीलबंद दुनिया की ओर उड़ गया। जब वह पहली बार आया था तो उसने सड़क पर बहुत समय बिताया था, लेकिन जब तक वह वापस आया उसकी खेती पहले ही एक बड़ा कदम उठा चुकी थी। केवल 10 दिनों में वह पहले ही दिन रात यात्रा करके गहन दुनिया के किनारे पर पहुंच गया था। सीलबंद दुनिया के लंबे इतिहास में 7 साल बस एक पलक झपकने जैसा था। कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा था। येज़िवेन ने सीधे सील्ड वर्ल्ड के आधे हिस्से को पार किया और सील्ड वर्ल्ड बैटलफील्ड में प्रवेश किया, जो नामलेस डाउ अकादमी में पहुंचा। हालांकि जैसे ही वह नामलेस डाउ अकादमी में पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे वे आग बबूला हो गए। 1 साल पहले नामलेस डाउ अकादमी के समाप्त होने के बाद दिव्य फॉक्स मास्टर ने अपने अवतार पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। जिस अवतार को उन्होंने वहां छोड़ा था वह केवल दाव को सुनने के लिए था। उसके पास जरा भी ताकत नहीं थी, तो वह इस तरह के हमले का सामना कैसे कर सकता था। यह लगभग पूरी तरह से एक पल में हार गया था। हुआमेंगान, जो वहां से भागा था, उसका सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। हालांकि इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून और जून डिंगटियन ने अचानक हमला कर दिया था। 3 शीर्ष विशेषज्ञ हुआमेंगान पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगर बाई जियानशेंग और जियान वुचेन ने उसे बचाया नहीं होता तो हुआमेंगान शायद तीनों के हाथों मर जाती। जहां तक ज़िवेन के युआनशेन अवतार की बात है, हुआमेंगान केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा वापस लेने में कामयाब रही थी। बाकी 3 विशेषज्ञों द्वारा विभाजित किया गया था। तीनों कब साथ हो गए किसी को पता नहीं चला। उनका उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट था, जो कि येज़िवेन के विकास को रोकना था। युआनशेन अवतार द्वारा लाए गए ज्ञान के साथ उसकी साधना एक बार फिर अनियंत्रित स्तर तक बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए पहले हमला करने का फैसला किया। ऐसी स्थिति में नामलेस डाउ अकादमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वे बिल्कुल उदासीन थे। अच्छा, येज़िवेन गुस्से में थी, न केवल इसलिए कि उसके आधे से अधिक आत्मा अवतार को छीन लिया गया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआमेंगान वास्तव में उसके द्वारा घायल हो गई थी। उसके लिए हुआमेंगान उसका उल्टा पैमाना था और उसे छुआ नहीं जा सकता था। घृणित, यह बहुत निंदनीय है। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर एक चरित्र था, लेकिन उसने उससे इतना नीच होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह सामान्य था।
बाई जियानशिंग के विकास को रोकने के लिए उसने बाई जियानशिंग को जाल में फंसाने के लिए कई बार योजना बनाई थी। उसने बाई जियानशिंग को एक प्रतिभाशाली बना दिया था जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, उसके साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखने में असमर्थ था। कोई कल्पना कर सकता है कि दिव्य फॉक्स मास्टर के विचार कितने गहरे थे। उनका शिष्ट और नेक आचरण शायद केवल एक अभिनय था। वास्तव में वह एक चालाक लोमड़ी थी। आकाशीय लोमड़ी का कबीला वास्तव में अपने छल के लिए प्रसिद्ध था। ये शिवेंग गुस्से से कांप रही थी। यह 1 साल पहले हुआ था और अब वह नहीं जानता था कि हुआ मैंगान कहाँ गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य फॉक्स मास्टर और अन्य की साधना युआन शेन की शिक्षाओं को सुनने के 10 वर्षों के परिणाम प्राप्त करने के बाद एक कदम आगे बढ़ी थी। यहाँ तक वह किस हद तक भविष्यवाणी नहीं कर सका। इन 10 वर्षों में उनकी खेती आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी थी। हालांकि उनके विरोधी ज्यादा खराब नहीं थे। यदि वह युआन शेन की शिक्षाओं को सुनने के इन 10 वर्षों के परिणामों को पचाना जारी रखता है तो दिव्य फॉक्स मास्टर की ताकत और अन्य एक कदम आगे बढ़ेंगे। पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले उन्हें पालने में गला घोंटना जरूरी था। दुर्भाग्य से उनके अधिकांश आत्मा अवतार को सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर और अन्य लोगों द्वारा छीन लिया गया था और बाकी हुआ मेघान द्वारा ले लिया गया था। ये शिवेन को नहीं पता था कि वो कहाँ गई थी। अल्पावधि में एक कदम आगे बढ़ने की उनकी मूल योजना एक योजना से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह गुस्से से कांप रहा था। आकाशीय फॉक्स मास्टर, हा, मैं अंत में बाहर हूँ। ये जिवेन भविष्य में क्या करना है इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में ये मो की गुस्ताख हंसी गूंज उठी। ये मो, क्या आप सफल हुए? उसने अचानक आश्चर्य से कहा। उसने लंबे समय से ये मो पर ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा था कि ये मो को ठीक होने में लंबा समय लगेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। हा, सही है। यह उस दिव्य अमृत का प्रभाव है जो तुमने छीन लिया। इसमें काफी समय लग सकता था, लेकिन मैं इस अवधि के दौरान दिव्य अमृत द्वारा उत्सर्जित अमृत ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर रहा हूँ। इससे प्रक्रिया तेज हो गई है। अब मैंने आखिरकार उस दुष्ट आत्मा को दबा दिया है और डार्क लॉर्ड के शरीर पर मेरा पूरा नियंत्रण है। येमो की आवाज मुश्किल से फीकी पड़ी ही थी कि उसकी आकृति एक शिवेन के सामने आ गई। यह काला लबादा पहने एक आदमी था। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसके कपड़ों से बाहर निकल रही थीं। उसके काले बाल गंदे थे और उसका एक अनियंत्रित चेहरा था। वह एक ऐसे देवता की तरह दिखते थे जो इस दुनिया में आए थे। नहीं, वह एक देवता था जो इस संसार में आया था। हालांकि अजीब बात यह थी कि उनके शरीर से मार्शल पावर का कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। यह बिना किसी मार्शल शक्ति के सिर्फ मांस का खोल था। डार्क लॉर्ड की मूल मार्शल शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और केवल मांस का एक खोल जो ईश्वर के दायरे से संबंधित था पीछे रह गया था। पीछे कोई जादुई शक्ति या जादुई शक्ति नहीं बची थी। फिर भी येमो ने वहां खड़े होकर एक अत्यंत भयानक दमनकारी भावना प्रकट की। वह शून्य में तैरने के लिए अपनी सहज वृत्ति पर भरोसा कर रहा था और यह पहले से ही एक भयानक एहसास दे रहा था। यह वैसा ही एहसास था जब उसने रसातल के शैतान भगवान को देखा था। ये शिवेन के चेहरे पर सुखद आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। इस समय तुमो की उपस्थिति एक सामयिक बारिश की तरह थी और उसकी सारी चिंताओं को हल कर दिया था। येमो के एक महत्वपूर्ण समय पर एकांतवास से बाहर आने से ये शिवेन को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। जुबान वर्ल्ड में स्थिति बदल रही थी और यह उसके लिए अधिक से अधिक नुकसानदेह होता जा रहा था। वह महसूस कर सकता था कि एक तूफान चल रहा था और यह अधिक से अधिक तीव्र हो रहा था। अगर वह सावधान नहीं होता तो इस बात की बहुत संभावना थी कि उसे फंसाया जाएगा। उसकी ताकत अत्याचारी लग रही थी, लेकिन वह अभी भी उन पुरानी प्राचीन वस्तुओं से निपटने के लिए काफी दूर थी। समय उनके लिए सबसे प्रचुर चीज थी, लेकिन यही वह चीज भी थी जिसकी उनके पास सबसे ज्यादा कमी थी। उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। हालांकि डार्कनेस लॉर्ड ने अपनी सारी शक्ति खो दी है। आपको शून्य से शुरू करना होगा, ये जिवेन ने भरीकुटी के साथ कहा। इसमें इतना मुश्किल क्या है? मेरे पास एक दिव्य शरीर है। मेरे मार्शल आर्ट के अनुभव के साथ मुझे आप तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। तुमो ने आत्मविश्वास से कहा। उनके पास इतनी ताकत थी। इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि यह एक दिव्य शरीर था जिसे अनगिनत लोग प्राप्त करना चाहते थे। वह पहले से ही एक शीर्ष देवता बिजलीघर था। उसकी ताकत एक शिवेन की कल्पना से कहीं आगे थी। फिर से भौतिक शरीर पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि इस भौतिक शरीर को अनुकूलन के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए, लेकिन यह इसलिए भी है क्योंकि यह एक ईश्वर का देह है। अन्यथा एक साधारण भौतिक शरीर मेरी आदिम आत्मा को समाहित नहीं कर पाएगा और पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। येमो ने आह भरते हुए कहा, जब मैं अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लूंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से रसातल के शैतान भगवान के सिर को तोड़ दूंगा और उसके सिर को आप लियान के लिए एक बलिदान के रूप में उपयोग करूंगा। येमो के चेहरे ने कुछ भयावह अभिव्यक्ति प्रकट की, जैसे कि वह एक असुर था जो नरक से बाहर रेंग कर आया था। उसका चेहरा जानलेवा इरादे से भरा था। उसके शरीर ने एक राक्षसी शक्ति का उत्सर्जन किया।
हालांकि उसने अपनी शक्ति खो दी थी, फिर भी यह एक दिव्य शरीर था जिसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति के शरीर से नहीं की जा सकती थी। येमो ने जल्दी से फिर से त्यानेवान मिरर में प्रवेश किया। उसे अभी भी अपने शरीर और दिव्य शरीर के बीच अनुकूलता के अभ्यस्त होने के लिए कुछ समय चाहिए था। येज़िवेन को स्काईफॉक्स यंग मास्टर के साथ तुरंत परेशानी नहीं हुई। उसने खुद को दिखाया भी नहीं, क्योंकि वह जानता था कि हुआन वर्ल्ड के कई लोग उसकी हरकतों और खबरों पर ध्यान दे रहे थे। एक बार जब वे प्रकट हो जाते तो हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन के कई विशेषज्ञ तुरंत समाचार प्राप्त कर लेते। जब वह समय आएगा तो उसे इन लोगों से निपटने में काफी परेशानी होगी, अन्य बातों की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बार जब वह दिखाई दिया तो वह निश्चित रूप से उन्हें स्काईफॉक्स यंग मास्टर के लिए अविस्मरणीय बना देगा। प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड छोड़ने के बाद येज़िवेन सीधे प्रोफाउंड वर्ल्ड के उत्तर में मानव जाति के सभा स्थल पर गए और सीधे बाई परिवार के प्रवेश द्वार पर गए। द प्रोफाउंड वर्ल्ड में बाई परिवार भी मानव जाति में एक महान परिवार था। यद्यपि यह उजाड़ भूमि में मानव जाति के समान समृद्ध नहीं था, यह लगभग समान था। हर जगह पहरेदार थे और जैसे ही येज़िवेन आया उसे पहरेदारों ने रोक लिया। आप कौन हैं? तुम मेरे बाई परिवार में क्यों आए हो? गार्ड चिल्लाया। अपने यंग मास्टर बाई जियानशेंग को बताओ कि ये परिवार का एक पुराना दोस्त मिलने आया है, येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। गार्ड नहीं जानता था कि येज़िवेन कौन था, लेकिन वह जानता था कि इस मामले में बाई जियानशेंग शामिल है, जो बाई कबीले के नवपदोन्नत देवता स्तर के विशेषज्ञ हैं। इसलिए उन्हें डर था कि यह कोई मामूली बात नहीं है। भाई, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। दूर से बाई जियानशेंग की आवाज आई और अगले ही पल वो येज़िवेन के सामने आ गया। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक अंश चमक उठा। येज़िवेन कई वर्षों के लिए गायब हो गया था और जब उसका आत्मा अवतार विभाजित हो गया तब भी वह दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब वह सामने आ गया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि भविष्य में रक्तपात होगा। येज़िवेन के बारे में अपनी समझ के आधार पर वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस तरह का नुकसान उठाने को तैयार हो। येज़िवेन के मुंह का कोना हिल गया और उसने कहा, यह बात करने की जगह नहीं है भाई, क्या बात करने की कोई जगह नहीं है। येज़िवेन ने बाई जियानशेंग पर नजर डाली। हालांकि बाई जियानशेंग ने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से छुपाया, लेकिन वो इसे येज़िवेन से नहीं छुपा सके। बाई जियानशेंग ने पहले ही मिथक क्षेत्र में कदम रखा था और यह नौसिखियों का मामला भी नहीं था, लेकिन पोवान क्षेत्र की तीसरी परत थी। यह कहा जा सकता है कि बाई जियानशेंग की तुलना येज़िवेन से की जा सकती है। हालांकि बाई जियानशेंग की युद्धक शक्ति अभी भी येज़िवेन की तुलना में नहीं थी, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं थी। संभवतः बाई जियानशेंग ने पहले ही टिंगडाओ के आत्मा अवतार को आत्मसात कर लिया था। यही वजह थी कि हर बार इतने सारे लोग बेनाम डाओ अकादमी के कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह उतना सरल नहीं था जितना आम लोग समझते थे। यह सोचकर येज़िवेन का रंग और भी भद्दा हो गया। यदि आकाशीय लोमड़ी राजकुमार के लिए नहीं तो वह एक कदम आगे बढ़ा सकता था और उसकी खेती और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती, जिससे उसकी बहुत सारी मेहनत बच जाती। हाँ, कृपया मेरे पीछे आओ, बाई जियानशेंग ने जल्दी से कहा। दोनों बाई परिवार के निवास की गहराई तक गए। रास्ते में अनगिनत लोग बाई जियानशेंग को सलाम करने के लिए रुके, चाहे वे रहस्यमय क्षेत्र के जूनियर हो या वरिष्ठ, कोई अपवाद नहीं था। येज़िवेन ने अनुमान लगाया कि बाई जियानशेंग के मिथक क्षेत्र में कदम रखने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। एक मिथक विशेषज्ञ के सामने सभी को अपना सिर झुकाना पड़ा। कोई भी परिवार जो एक मिथक विशेषज्ञ तैयार कर सकता है वह उत्सव के योग्य एक बहुत बड़ी घटना थी, विशेष रूप से मानव जाति के लिए। यदि वे जुबान की दुनिया में पैर जमाना चाहते हैं तो मिथक विशेषज्ञ अपरिहार्य थे। ऐसी स्थिति में जहां मिथक विशेषज्ञों की पुरानी पीढ़ी खत्म होने वाली थी, एक नए मिथक विशेषज्ञ का होना स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों सीधे एक गुप्त कमरे में चले गए और नीचे बैठने के बाद बाई जियानशेंग ने कहा, मुझे लगा कि भाई ये कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं और पिछले साल भी नहीं दिखे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे वास्तव में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। येज़िवेन के चेहरे पर एक उदासी थी। डिवाइन डैन वर्ल्ड की इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। उसने वह दिव्य दान गोली प्राप्त कर ली थी जिसने भविष्य में उसके लिए एक नया मार्ग खोल दिया था। हालांकि लौटते ही उन्हें ऐसी बुरी खबर सुनने को मिली थी, तो वह बेहद उदास था। इतने कम समय में बाई जियानशेंग वास्तव में पोवान क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में पहुंच गई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि शिक्षाओं को सुनने के कितने समृद्ध परिणाम थे। उसने 10 साल पहले हिसाब लगाना शुरू किया था, लेकिन वह मौका चूक गया था। कोई सोच सकता है कि वह कितना उदास था। सटीक होने के लिए मास्टर हेवनली फॉक्स और मास्टर घोस्ट लक ने मुझ पर हमला क्यों किया, इसका कारण मुझसे संबंधित है। मुझे खेद है भाई। बाई जियानशेंग खुद पर विचार किए बिना नहीं रह सकी। अगर यह उसकी वजह से नहीं होता तो येज़िवेन मास्टर घोस्ट लक और मास्टर हेवनली फॉक्स को कैसे भड़का सकती थी। भाई, अपने आप को दोष मत दो। संसार का कारण और प्रभाव अनित्य है।
येज़िवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं भाई बाई को खोजने आया था क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मास्टर हेवनली फॉक्स, मास्टर घोस्टलक और जून डिंगटियन के ठिकाने को जानते हैं। बाई जियानशिंग ने आह भरी। उसने अपने दिल में सोचा, निश्चित रूप से येज़िवेन एक बार लौटने पर निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। उसकी आंखें और भी जटिल थीं। हालांकि वह पोवान क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया था, फिर भी वह येज़िवेन की ताकत को नहीं देख सका। वह यह भी नहीं जानता था कि पिछले कुछ वर्षों में येज़िवेन ने किस तरह के साहसिक कारनामे किए थे। उसकी साधना और भी अथाह थी। जून डिंगटियन द्वारा हुआ मैंगान को घायल करने के बाद वह गायब हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसने जुबान वल छोड़ दिया है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर घोस्टलक डस्क के देवताओं के मकबरे में चला गया है और मास्टर हेवनली फॉक्स स्वर्गीय फॉक्स कबीले में होना चाहिए। इन सभी वर्षों में शिक्षाओं को सुनने से प्राप्त ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए उन्हें बंद कमरे में प्रशिक्षण देना चाहिए। बाई जियानशिंग ने सीधे तौर पर येज़िवेन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। अच्छा, बहुत अच्छा, उस मामले में मैं पहले मास्टर हेवनली फॉक्स की बलि दूंगा। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके मारने का इरादा छलक रहा था। सिर से पांव तक उसके हत्या के इरादे को छुपाना मुश्किल था। भाई ये, हालांकि मास्टर हेवनली फॉक्स हमेशा बेहद चालाक रहा है और अपने विरोधियों के उदय को बाधित करने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करेगा, उसकी ताकत निर्विवाद है। जहां तक पता है, मास्टर हेवनली फॉक्स ने पोवान क्षेत्र के चौथे स्वर्ग में प्रवेश किया है 6 महीने पहले। अब वह बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में है। हालांकि मुझे इसका परिणाम नहीं पता है, लेकिन इससे निपटना आसान नहीं है। बाई जियानशिंग ने कहा, चिंता मत करो, वह केवल पोवान क्षेत्र के चौथे स्वर्ग में है। वह मेरे लिए खतरा नहीं हो सकता, येज़िवेन ने हल्के से कहा। बाई जियानशिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि येज़िवेन का आत्मविश्वास कहाँ से आया। वह मन ही मन स्तब्ध रह गया। येज़िवेन निश्चित रूप से बड़ी बातें करने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई तुरुप का पत्ता होना चाहिए जिसके बारे में वह नहीं जानता था। बाई जियानशिंग के दिल में बेहद सदमा था। लेकिन यह एकमात्र समस्या नहीं है। इन वर्षों में दानव जाति अहंकारी और दबंग रही है। उन्होंने बार बार मानव जाति को धमकाया है और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैं अतीत में मास्टर हेवनली फॉक्स द्वारा घायल हो गया था। लेकिन मैं आगे बढ़ने की संभावना लगभग खो चुका था, इसलिए हमें इसे सहना होगा। इस तथ्य के अलावा कि दानव जाति बहुत शक्तिशाली है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि स्वर्गीय फॉक्स कबीले में एक शक्तिशाली पौराणिक गुरु है। बाई जियानशिंग ने कड़वाहट से कहा। येज़िवेन रुका और बोला, मुझे नहीं पता कि दानव जाति में कितने महान गुरु हैं। आजकल दानव जाति उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी अतीत में थी। जुबान दुनिया पर हावी होने के गौरवशाली दिन का उल्लेख नहीं करना। लेकिन फिर भी मास्टर हेवनली फॉक्स सहित अभी भी 2 महान स्वामी हैं। एक पुराने राक्षस के अलावा जो कई वर्षों से जीवित है, एक नया पौराणिक गुरु भी है, एक अद्वितीय अधिपति। इस अनुपम अधिपति के कारण हमारे पास क्रोध को निगलने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। यह प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय फॉक्स कबीले का वर्तमान कुलपति है। उसकी खेती अथाह है। यहाँ तक अगर आपके पास मास्टर हेवनली फॉक्स से निपटने का आत्मविश्वास है, तब भी यह एक बड़ी समस्या होगी। बाई जियानशिंग ने सुझाव दिया। येज़िवेन ने एक पल के लिए चुपके से सोचा। मास्टर हेवनली फॉक्स की तुलना में एक अथाह पौराणिक गुरु से निपटना और भी कठिन होगा। उस पुराने राक्षस के अलावा जो अभी भी जीवित था या नहीं, दानव जाति की ताकत वास्तव में हुआन दुनिया में कमजोर नहीं थी। भले ही वे स्वर्ग बंजर भूमि महल के अधिपतियों की तरह शक्तिशाली न हो, उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा और तुरंत कहा, यह कोई समस्या नहीं है। मैं दानव जाति को रोकने के लिए स्वर्गीय फॉक्स कबीले को उखाड़ फेंकना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि भाई बाई के पास कोई विचार है या नहीं। उसने बाई जियानशिंग को चमकदार आंखों से देखा और ऐसा लगा जैसे वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। बाई जियानशिंग का जबड़ा गिरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन इतनी बोल्ड होगी। द हेवनली फॉक्स कबीला पूरे जुबान दुनिया में एक प्रतिष्ठित कबीला था क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकार में 2 दिग्गज विशेषज्ञ पैदा किए थे। यह कहा जा सकता है कि वे बहुत समृद्ध थे। एक महान विशेषज्ञ का उद्भव एक कबीले या संप्रदाय को प्रथम श्रेणी की ताकतों की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा यह जुबान की दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे। यदि यह कोई अन्य स्थान होता तो यह प्राचीन पूर्वज धर्म की तरह ही एक विश्व, एक महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त होता। शायद एक पागल व्यक्ति भी स्वर्गीय फॉक्स कबीले को उखाड़ना नहीं चाहेगा। यह विचार किसी को भी पूरी तरह से पागल कर देगा, यहाँ तक वह भी जिसे इन सभी वर्षों में सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड द्वारा दबा दिया गया था और उसकी बढ़ती गति को 2 बार बाधित किया गया था। वह लगभग एक नश्वर दुश्मन की तरह था, लेकिन उसने सेलेस्टियल फॉक्स कबीले को उखाड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था क्योंकि यह बहुत अवास्तविक था। हालांकि येज़िवेन के शब्दों ने उसे अचानक उत्तेजित कर दिया।
इन वर्षों में जुबान की दुनिया में दानव जाति ने मानव जाति को बहुत दबा दिया था, विशेष रूप से स्वर्गीय फॉक्स कबीले जो लगातार मानव जाति पर अत्याचार कर रहा था। दो नस्लों के बीच की शिकायतें प्राचीन काल से हुआन दुनिया तक फैली हुई थीं, अंतहीन, जैसे कि यह कभी खत्म नहीं होगी। संपूर्ण दानव जाति को उखाड़ फेंकना अवास्तविक था, लेकिन यदि यह केवल एक या दो जातियां होती तो यह अभी भी संभव था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। दानव जाति का आंतरिक संघर्ष मानव जाति से भी अधिक था। आमतौर पर पूरी दौड़ को जमीन पर गिरा दिया जाता था। हालांकि इन वर्षों में दानव जाति हमेशा मजबूत रही थी, इसलिए इसे हासिल करना असंभव था, विशेष रूप से मानव जाति के एकमात्र प्रसिद्ध विशेषज्ञ की क्रमिक उम्र बढ़ने के साथ। मानव जाति की कमजोरी अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई थी, और वंशजों की दूसरी और यहां तक तीसरी पीढ़ी के बाद हुआन दुनिया में दानव जाति अधिक से अधिक उग्र हो गई थी, स्पष्ट रूप से उन अधिपतियों के अलावा सबसे मजबूत ताकतों में से एक बन गई थी। ये जिवेन ने बाई जियानशेंग पर नजर डाली, यह देखने के लिए कि क्या उनमें ऐसा करने का साहस है। यदि उसने स्वर्गीय फॉक्स कबीले के लिए अपना रास्ता मार दिया होता तो उसके समर्थन के रूप में ये मोह के साथ डरने की कोई बात नहीं थी, जब तक कि वह देवताओं के पुनरुत्थान का सामना नहीं करता। हालांकि स्वर्गीय फॉक्स चाइल्ड ने हुआ मैंधान को गुप्त रूप से घायल कर दिया था, जिससे उसका ठिकाना अज्ञात हो गया था। इसने येकशिवेन के उल्टे पैमाने को छू लिया था। कुछ लोग बुराई में विश्वास नहीं करते थे और उस पर कार्रवाई करना चाहते थे, इसलिए वह सभी को यह बताना चाहता था कि उन लोगों के लिए केवल एक ही अंत था जो उस पर कार्रवाई करने का साहस करते थे, और वह उनके पूरे कबीले का विनाश था। हालांकि उसके लिए इतनी बड़ी जाति को अकेले उखाड़ फेंकना असंभव था। भले ही उसने बड़ी संख्या में संभ्रांत लोगों को मार डाला हो, फिर भी उनमें से अधिकांश बच निकलने में सक्षम होंगे, इसलिए वह बाई जियानशेन को खोजने आया था। अब मानव जाति के बीच अज्ञात पुरानी प्राचीन वस्तुओं को छोड़कर बाई जियानशेन को सबसे मजबूत होना चाहिए। इस दुनिया में शक्ति का सम्मान किया जाता था और बाई जियानशेन मानव जाति की नेता थीं। भाई बाई न माने तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं स्वर्गीय फॉक्स कबीले को मारना चाहता हूं और स्वर्गीय फॉक्स कबीले को मारना चाहता हूं। उनमें बहुत सी अच्छी बातें होनी चाहिए। दानव जाति हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई है। उनमें बहुत सी अच्छी बातें होनी चाहिए। यदि मानव जाति उन्हें प्राप्त करे तो उनकी ताकत होगी। हालांकि मानव जाति ने बाई जियानशेन जैसे पौराणिक विशेषज्ञ को पैदा किया था, इसे केवल भाग्य का एक झटका माना जा सकता था। मानव जाति बहुत बड़ी थी, इसलिए एक या दो उत्कृष्ट लोगों का कभी कभी प्रकट होना कोई अजीब बात नहीं थी। भले ही वे पौराणिक अवस्था तक साधना कर सकें, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने एक विरासत बनाई थी। इस दुनिया ने यांग दायरे दानव जाति को इतना महत्व क्यों दिया? केवल एक यांग दायरे दानव जाति का गठन करके ही कोई शक्तिशाली विशेषज्ञों को लगातार विकसित करने में सक्षम होगा। चाहे वह ईश्वरीय मिलन हो या निर्जन स्वर्ग मंदिर, वे सामान्य शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके नेता अजेय थे, बल्कि इसलिए कि वे पौराणिक स्तर के विशेषज्ञों को लगातार आत्मसात और विकसित कर सकते थे। यह सबसे दुर्लभ चीज थी। ये जिवेन के पिछले जीवन की तरह चीन में बहुत सारे स्कूल थे, लेकिन हमेशा कुछ अद्भुत प्रतिभाएं थीं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सिन्हुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में सक्षम थीं, लेकिन बस इतना ही था। हालांकि कुछ स्कूल ऐसे भी थे जो सिन्हुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय के स्तर पर लगातार छात्रों को साधने में सक्षम थे। यह विरासत थी, उनके पास सबसे समृद्ध अनुभव था और वे जानते थे कि कहाँ परीक्षण करना है और कहाँ संशोधित करना है। यह यांग दायरे दानव जाति की विरासत की भूमिका थी। यांग रियलम दानव जाति की विरासत वाले विशेषज्ञ वाइल्ड फॉक्स जैन दुष्ट कृषकों की तुलना में कई गुना अधिक अत्याचारी थे, क्योंकि उनके पास उनका मार्गदर्शन करने के लिए शक्तिशाली वरिष्ठ थे। वाइल्ड फॉक्स जैन दुष्ट कल्टीवेटर्स की तुलना कैसे की जा सकती है? भले ही वे दुष्ट कृषक कभी कभी अद्भुत थे, वे यांग दायरे की दानव जाति की विरासत नहीं बना सकते थे क्योंकि वे अपने अनुभव का व्यापक रूप से प्रसार नहीं कर सकते थे। ये जिवेन की तरह एक दुष्ट किसान के रूप में वह इस बिंदु तक खेती करने में सक्षम था। यह पहले से ही काफी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला था, लेकिन बस इतना ही था। उनके अनुभव का प्रसार करने के लिए मूल्य नहीं था। यदि यह उनके अनुभव वाला कोई और होता तो वे बहुत पहले मर चुके होते। यांग दायरे दानव जाति की विरासत रहस्यमय दायरे में टूट गई थी और यांग दायरे राक्षस जाति की विरासत पौराणिक दायरे में टूट गई थी। जहां तक मानव जाति की सर्वोच्च विरासत की बात है, यह अभी भी महान स्वर्ग क्षेत्र में थी। किनली का जन्म स्वर्ग क्षेत्र मार्शल आर्ट्स संप्रदाय में हुआ था, जो एक प्रसिद्ध संप्रदाय है। हर पहलू में वह ये जिवेन जैसे वाइल्ड फॉक्स जैन बदमाश काश्तकारों से बहुत अलग लग रहा था। वह ज्ञानी और पराक्रमी था। अगर मानव जाति आगे जाना चाहती थी तो यांग दायरे दानव जाति की विरासत के अलावा संसाधन भी एक बड़ी बाधा थे। हालांकि यदि वे आकाशीय फॉक्स कबीले के संसाधनों को निगल सकते हैं तो स्थिति में तुरंत बहुत सुधार होगा। वे पौराणिक स्तर के कुछ और विशेषज्ञों को साधने में सक्षम होंगे।
यह निश्चित रूप से झूठ नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो वास्तव में हो सकता था। आकाशीय फॉक्स कबीले ने लगातार 2 पौराणिक स्तर के विशेषज्ञों की खेती की थी। इससे यह साबित हुआ कि उनके पास कुछ गुप्त तरीके हो सकते हैं जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं था। यद्यपि यान क्षेत्र राक्षस जाति भी मानव जाति का एक हिस्सा थी, यह स्वर्ग क्षेत्र दानव जाति के आधार शिविर से बहुत कम थी। वे मूल रूप से दुष्ट कृषकों के रूप में पहचाने नहीं गए थे। तथ्य यह है कि वे इस बिंदु तक विकसित हो सके, यह पहले से ही विशेषज्ञों और प्रतिभाओं की पीढ़ियों का परिणाम था। यह कहा जा सकता है कि उनका हर कदम एक खूनी निशान छोड़ गया। वे बाहरी लोगों के विचार से उतने ही गौरवशाली होने से बहुत दूर थे। अगर ऐसा है तो मैं अपने कबीले की ओर से सहमत हूं, बाई जियानशिंग ने कहा। वह वास्तव में इस अवसर को जाने नहीं देना चाहता था। पौराणिक प्राणी बनने के बाद वह अपनी जाति में युवा पीढ़ी के सबसे आकर्षक सदस्य से मानव जाति के प्रभारी व्यक्ति बन गए थे। कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी हैसियत में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। दबाव भी अभूतपूर्व था। दिव्य लोमड़ी राजकुमार पहले से ही उसके ऊपर एक सिर था। कहने की बात नहीं है, दानव जाति के पास मानव जाति की तुलना में अधिक पौराणिक स्तर के विशेषज्ञ थे। सेलेस्टियल फॉक्स प्रिंस हमेशा से एक कुटिल और धूर्त व्यक्ति रहा है। क्या पता उसके पास कुछ तरकीबें हों। हालांकि इस मामले में अभी भी जोखिम थे, उसे विश्वास नहीं था कि एक शिवेन इसे मजाक के रूप में इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी 100% निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन भाई यह मामला अकेले मेरे द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, मुझे इसके बारे में कबीले के बुजुर्गों के साथ चर्चा करनी है। बाई जियानशिंग ने ये जिवेन को देखा और कहा, ठीक है, मुझे वास्तव में इस मामले के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये जिवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है भाई, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बाई जियानशिंग ने दांत पीसकर कहा। हालांकि इसमें बड़े जोखिम शामिल थे, फिर भी वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। अतीत में उसके पास यह अवसर नहीं था। वह अभी भी स्वतंत्र था और वास्तव में दानव जाति के वास्तविक दबाव को महसूस नहीं करता था। हालांकि जैसे ही उन्होंने पौराणिक स्तर पर कदम रखा, उन्होंने हाल के वर्षों में मानव जाति के मामलों को संभालना शुरू कर दिया। दबाव अधिक से अधिक होता जा रहा था। यह एक दुर्लभ अवसर था। यदि वह सफल हो गया तो थोड़े समय में स्थिति तुरंत उलट जाएगी। यह अब और दानव जाति से छिपी हुई मानव जाति नहीं होगी। इसके बजाय यह मानव जाति से छिपी हुई दानव जाति होगी। गुप्त कमरे से बाहर निकलने के बाद बाई जियानशिंग ने मानव जाति के बड़े शॉट्स को सूचित करने के लिए जल्दी से एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जो योग्य थे। जल्द ही दर्जनों शक्तिशाली पुरानी प्राचीन वस्तुएं एक गुप्त स्थान में एकत्रित हो गईं। बाई जियानशिंग, आपने हमें बुलाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि दानव जाति अंतिम हमला करने की योजना बना रही है? एक अधीर वृद्ध पूर्वज ने पहल की और पहले बोला, ये लोग अंतिम अभिजात वर्ग और मानव जाति की नींव थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर अद्वितीय विशेषज्ञ थे। इससे पहले कि वे एक शिवेन से आगे निकल गए थे, वे उससे कमतर नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने कितने वर्षों तक खेती की थी, लेकिन उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। बाई जियानशिंग जैसे पौराणिक विशेषज्ञ के सामने भी वे आम लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते थे। यह सही है, मेरी खेती एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है, यह आपके द्वारा पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। कोई भी थोड़ा असंतुष्ट होकर बोला, यह सही है, यह मामला दानव जाति से संबंधित है। यह कहा जा सकता है कि यह अगले 1000 या 10,000 वर्षों के लिए हमारी जाति के भाग्य से संबंधित है। बाई जियानशिंग ने अपने हाथों को सहलाते हुए कहा। बाई जियानशिंग के गंभीर शब्दों को सुनकर पुराने पूर्वज जो मूल रूप से चिल्ला रहे थे, अचानक शांत हो गए। वे वही सुन रहे थे जो वह कहना चाहता था। मानव जाति के भाग्य से क्या मामला जुड़ा हो सकता है? यह देखते हुए कि पुरानी प्राचीन वस्तुएं शांत हो गई थीं, बाई जियानशिंग अपना मुंह खोलने और उन्हें मामला समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सब चुप थे। हालांकि उनमें से कुछ थोड़े चिड़चिड़े थे, वे ऐसे लोग नहीं थे जो स्थिति की गंभीरता को नहीं पहचान सकते थे। बाई जियानशिंग के शब्दों से वे बता सकते हैं कि इस मामले का मानव जाति और दानव जाति के भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। हुआन वर्ल्ड, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत विशेषज्ञ थे, में पहुंचने के बाद दानव जाति और मानव जाति दोनों को अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच दबाना पड़ा। उत्तर उजाड़ युग के अधिपति अभी भी जुबान की दुनिया में पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने एक अत्यंत गौरवशाली युग का अनुभव किया था। हालांकि जब वे राक्षस जाति के आक्रमण के कारण हुए महान परिवर्तनों से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि यह दुनिया उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। विशेषज्ञ जो उनसे अधिक अत्याचारी थे हर जगह पाए जा सकते थे। हाल के वर्षों में मानव जाति की स्थिति आशावादी नहीं थी। उन्होंने हजारों वर्षों में बमुश्किल बाई जियानशिंग जैसा पौराणिक विशेषज्ञ पैदा किया था और वह लगभग अपंग हो गया था। अन्य जातियों के लिए हजारों वर्षों में एक पौराणिक विशेषज्ञ तैयार करने की दक्षता अधिक नहीं थी, लेकिन यह अभी भी स्वीकार्य थी।
हालांकि मानव जाति के लिए, जिसकी आयु केवल 10,000 वर्ष थी, एक पौराणिक विशेषज्ञ की विरासत लगभग टूट गई थी। एक पौराणिक विशेषज्ञ के संरक्षण के बिना यह प्राचीन काल में एक बड़ी बात नहीं हो सकती थी, लेकिन हुआन दुनिया में यह विनाश की आपदा का कारण बन सकती थी। इस मामले में बहुत सी चीजें शामिल थीं। यदि वे सावधान नहीं होते तो बहुत संभावना थी कि पूरी मानव जाति नष्ट हो जाती। उन्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना था। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में संकोच करने की कोई जरूरत है। यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो हमारे और दानव जाति के बीच की खाई और बड़ी होती जाएगी। भविष्य में हम भी विनाश की आपदा का सामना करेंगे, एक पुराने पूर्वज ने कहा। एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलना अवास्तविक था जो अपने से ज्यादा मजबूत था और थोड़े समय में अपनी ताकत में सुधार करता था। हालांकि एक सरल तरीका था, और वह था अपने प्रतिद्वंद्वी को उसी स्तर पर खींचना। मूल रूप से यह केवल कल्पना की जा सकती थी। अब जब यह अवसर उनके सामने रखा गया था तो यह आसमान से पाई गिरने जैसी अच्छी बात थी। आसमान से पाई गिरने जैसी कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। एक और पुराने पूर्वज ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या आपने इस येज़िविन की पृष्ठभूमि की जांच की है? मैं इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, एक पुराने पूर्वज ने कहा। जब यह येज़िविन शुरुआती वर्षों में प्रसिद्ध हो गया तो हमारे कबीले ने विचार किया कि उसे भर्ती किया जाए या नहीं। वर्तमान में मानव जाति के पास संसाधनों, विरासत और प्रतिभाओं की कमी थी। एक को ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इसलिए मैंने विशेष रूप से उनकी पृष्ठभूमि की जांच की। उन्होंने दूरस्थ पुरातनता से होने का दावा किया। यह मामला अब कोई रहस्य नहीं है। मैंने लोगों को जांच के लिए भी भेजा। वह वास्तव में रिमोट एंटीक्विटी ये फैमिली से हैं। ओल्ड ये, आपके परिवार के पास वास्तव में 1000 मील का घोड़ा है। पूर्वज ने ईर्ष्यालु चेहरे के साथ झुर्रियों से भरे चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। प्राचीन बैरन्स में उन्होंने अपने लिए एक बड़ा नाम भी बनाया और कई बार प्राचीन बैरन की मानव जाति को बचाया। जुबान वर्ल्ड में आने के बाद हम शायद ही कभी अपनी पैतृक भूमि पर ध्यान देने के लिए वापस गए। हमने नहीं किया। पता ही नहीं चला कि हमारी पुश्तैनी जमीन लगभग उजड़ गई थी। यह एक शक्तिशाली घोड़े से कहीं अधिक है। बाई जियानशिंग के अनुसार यह स्पष्ट रूप से एक दिव्य ड्रैगन है, एक और पुराने पूर्वज ने कहा। लेकिन चूंकि उनकी पृष्ठभूमि के साथ कोई समस्या नहीं है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो बाद में प्राचीन बंजरों के बारे में बात करते हैं। कुंजी, अब येज़िविन का प्रस्ताव है। क्या आप सभी को लगता है कि यह संभव है? एक वृद्ध पूर्वज ने भीड़ की ओर देखा और कहा। गहरी दुनिया में मानव जाति उजाड़ युग की तुलना में कहीं अधिक एकजुट थी। उजाड़ युग में मानव जाति अधिपति थी। यहाँ तक अन्य अधिपति भी वास्तव में मानव जाति की स्थिति और अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते थे। हालांकि प्रोफाउंड वर्ल्ड में, हालांकि वे शक्तिशाली थे, फिर भी वे एक अधिपति होने से बहुत दूर थे। जीवित रहने के लिए उन्हें एक साथ बैंड करना पड़ा। इसलिए भले ही वे कुछ हद तक नीच थे, वे प्राचीन उजाड़ कबीले की तुलना में कहीं अधिक एकजुट थे जब उनके पूरे कबीले का भाग्य सामने आया। बेशक यह संभव है। हालांकि यह बच्चा बहुत सक्षम है। परेशानी पैदा करने की उसकी क्षमता भी शीर्ष पायदान पर। हेवन वेस्टलैंड हॉल और डिवाइन यूनियन दोनों ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने हंसकर कहा। स्वर्ग बंजर भूमि महल और दिव्य मिलन का नाम सुनते ही सभी को घुटन महसूस हुई। यदि किसी का जन्म और पालन पोषण गहन संसार में नहीं हुआ होता तो कोई कैसे इन दो नामों का प्रतिनिधित्व करने वाले भयानक दबाव को समझ सकता था। वे सच्चे अधिपति थे। उनका दर्जा उजाड़ युग में मानव जाति की स्थिति से भी बड़ा था। अगर वे इस बार येज़िविन के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं तो असली समस्या यह नहीं होगी कि वे स्काई फॉक्स कबीले को नष्ट कर सकते हैं या नहीं। मानव जाति की ताकत को देखते हुए स्काई फॉक्स कबीले को तब तक नष्ट करना संभव होगा जब तक कोई मिथक विशेषज्ञ को पिन कर सकता है। आखिरकार स्काई फॉक्स कबीला दानव जाति का एक हिस्सा था। हालांकि असली समस्या यह थी कि येज़िविन ने बहुत अधिक परेशानी खड़ी कर दी थी। हालांकि ईश्वरीय संघ और स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस ने लंबे समय से गहन दुनिया में मनुष्यों पर ध्यान दिया था, उनके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वे सीधे संबंधित थे। इसलिए वे सीधे कार्रवाई नहीं कर सके। हालांकि अगर वे इस बार सेना में शामिल हो गए तो इस बात की काफी संभावना थी कि उन्हें डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस के भयानक हमले का सामना करना पड़ेगा। दानव जाति का खतरा दीर्घावधि में होगा, लेकिन अगर वे येज़िविन के साथ सेना में शामिल हो गए तो विनाश की आपदा उनके ठीक सामने होने की संभावना थी। येज़िविन बस छोड़कर जा सकती थी, लेकिन शक्तिशाली मानव जाति के बारे में क्या? चलो इसे करते हैं। हम किस एफ्तारान सीके से डरते हैं, उन्हें मार डालो। ये परिवार के पुराने पूर्वज के रूप में ओल्ड ये ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी थी। हम पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं। डरने के लिए और क्या है? यह केवल इस बात की बात है कि हम जल्दी या बाद में नष्ट हो जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी के हृदयों में अस्थियों और रक्त को प्रज्वलित कर रहे हैं।
कितनी पीढ़ियां हो चुकी हैं। हम हमेशा गहन दुनिया में दानव जाति द्वारा दबाए गए हैं। अब जब हमारे पास आखिरकार ऐसा अवसर है तो क्या हम इसे ऐसे ही गायब होते देखने जा रहे हैं? केवल एक ही मौका है। अगर हम इसे नहीं लेते हैं तो हम भुगतेंगे। चलो करते हैं, चलो करते हैं। क्या यह सिर्फ ईश्वरीय मिलन और स्वर्ग बंजर भूमि महल नहीं है? डरने की क्या बात है? अगर हम उनके पौराणिक विशेषज्ञों से नहीं डरते तो वे हमसे कितने मजबूत हो सकते थे? कोई जोर से चिल्लाया। इन अधिपतियों की छाया में मानव जाति डर से कांप रही थी। उन्होंने बहुत देर तक अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ अपना जीवन व्यतीत किया था। चलो करते हैं। वापस जाओ और येज़ेवेन से कहो कि हम यह करेंगे। हमारे पूर्वज स्वर्ग से लड़े थे और रक्त का मार्ग बनाने के लिए पृथ्वी से लड़े थे। जब बात हमारे सामने आती है तो हम डरते क्यों हैं? चलो इसे करते हैं। इस बार मैं परिवार के सभी बीजों को शून्य की गहराई में भेजूंगा। फिर मैं अभिजात वर्ग को जुटाऊंगा और करूंगा। यदि हम सफल हुए तो हमारी जाति और आगे बढ़ सकेगी, यदि नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। किसी ने कुछ भयावह अभिव्यक्ति के साथ कहा। वह पागलपन की हद तक उत्तेजित हो चुका था। येज़ेवेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बाई जियानशेंग से सुना कि मानव जाति के उच्च अधिकारी ने निर्णय लिया है। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि बाई जियानशेंग में इतना साहस था। आखिर वह एक पौराणिक विशेषज्ञ थे। चाहे कुछ भी हो, वह अपने जीवन की रक्षा कर सकता था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि मानव जाति के उन पुराने धूर्तों में अभी भी इतना साहस था। ऐसा लगता था कि प्राचीन पूर्वजों का साहस पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। ठीक है, चूंकि आप तैयार हैं तो मैं 10 दिनों में मानव जाति के अभिजात वर्ग को बाहर आते देखना चाहता हूं। येज़ेवेन ने हल्के से कहा। वह अकेला कभी भी और कहीं भी हमला कर सकता था। हालांकि मानव जाति इतनी बड़ी थी कि 10 दिनों में सभी अभिजात वर्ग को जुटाना थोड़ा कठिन होगा। कोई बात नहीं भाई, इस बार हम आप पर दांव लगा रहे हैं। बाई जियानशेंग ने गहरी सांस ली और कहा। इस बार वे जुआ खेल रहे थे। उनके पास और कोई चारा नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। दानव जाति के अत्याचार ने उन्हें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। मानव जाति का जीवित रहना मौन का विषय नहीं था। यह या तो मौन में नष्ट हो रहा था या मौन में विस्फोट हो रहा था। चिंता मत करो, चूंकि मैंने यह कहने का साहस किया है, स्वाभाविक रूप से मेरे पास एक गारंटी है। इस बार मैं सब कुछ संभाल लूंगी। येज़ेवेन ने अपनी आंखें नीची कर लीं। मुझे पता है कि तुम किस बारे में चिंतित हो। ईश्वरीय मिलन और स्वर्ग बंजर भूमि महल के लोग वास्तव में कोई छोटी समस्या नहीं हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि वे वापस नहीं लौट पाएंगे। अन्यथा क्या आपको लगता है कि मैं इतनी हड़बड़ाहट में दिखाई देता? जिस क्षण से मैं प्रकट हुआ, मुझे डर है कि विभिन्न प्रमुख ताकतों को जल्द ही मेरे आगमन की खबर मिलेगी। ईश्वरीय संघ और स्वर्ग बंजर भूमि महल की मुसीबत भी आ रही है। एक बार में उन सभी की देखभाल करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। येज़ेवेन के शब्द अतुलनीय आत्मविश्वास से भरे थे। बाई जियानशेंग को नहीं पता था कि येज़ेवेन का आत्मविश्वास कहाँ से आया। उसे डर था कि अपने बल पर भरोसा करके अपनी रक्षा करना उसके लिए कठिन होगा। हालांकि उसका मानना कि येज़ेवेन के पास निश्चित रूप से कोई अज्ञात ट्रम्प कार्ड था। हालांकि जब तक वह हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन के ट्रम्प कार्ड का विरोध करने में येज़ेवेन के आत्मविश्वास के बारे में सोचता, वह बेहद उत्साहित होता। शायद इस बार वे वास्तव में अगले स्तर तक येज़ेवेन का अनुसरण करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि यह कहा जाता था कि अतीत में उसके पास येज़ेवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के कुछ विचार थे, तो अब उसे एहसास हुआ कि उसके और येज़ेवेन के बीच एक बड़ी खाई थी। न केवल येज़ेवेन की अथाह ताकत थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस और बिना किसी नुकसानदेह स्थिति में आए दिव्य संघ का सामना करने में येज़ेवेन की निर्भीकता कुछ ऐसी थी जो उनके पास नहीं थी। पहाड़ों में बाघ है यह जानते हुए भी सब में यह साहस नहीं होता। सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति मानव जाति के बीच प्रकट हुआ है। उस मामले में मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। मैं तुरंत हर तरफ से लोगों को लामबंद करूंगा। हम 10 दिनों में परिणाम देखेंगे। मानव जाति ने बार बार सैनिकों को लामबंद करना शुरू कर दिया। विभिन्न विस्तारित स्थानों, गुप्त स्थानों और खतरनाक स्थानों की खोज से अनगिनत संभ्रांत जुटाए गए। मिस्टीरियस वर्ल्ड में मानव जाति की कार्रवाइयों ने भी प्रमुख ताकतों की सतर्कता को जगाया था। हालांकि रहस्यमय दुनिया में मानव जाति प्राचीन उजाड़ युग में मानव जाति के रूप में भयानक नहीं थी, फिर भी वे रहस्यमय दुनिया में एक बड़ी ताकत थीं। चालक दल की इतनी स्पष्ट लामबंदी चुपचाप कैसे की जा सकती है? प्रमुख ताकतों की मानव जाति के बीच छिपे जासूसों ने जल्दी से खबर वापस भेज दी। हालांकि उन्हें इस बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं मिली कि मानव जाति क्या करने की योजना बना रही थी। मानव जाति के केवल कुछ दर्जन उच्च अधिकारी येज़ेवेन के मामले के बारे में जानते थे। उन्होंने अपने अधीनस्थों को कुछ भी प्रकट नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके अधीनस्थों को पता नहीं चला।
इसके अलावा यह ऑपरेशन अपने आप में एक ऐसा ऑपरेशन नहीं था जिसकी योजना लंबे समय से बनाई गई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि यह ऑपरेशन येकशिवेन की वजह से सनक में किया गया था। इसलिए भले ही वे कुछ पता लगाना चाहें, यह बेकार होगा। खबर ही नहीं थी। हालांकि मानव जाति के साथ संबंध रखने वाली सभी ताकतों ने तैयारी कर ली थी। केवल भगवान ही जानते थे कि क्या मानव जाति पागल हो गई थी और उसने मौत से लड़ने की योजना बनाई थी। इन वर्षों में मानव जाति की दुर्दशा केवल राक्षस जाति के उत्पीड़न के कारण नहीं थी। दूसरी बड़ी ताकतें भी आग में घी डालने का काम कर रही थीं। वे मानव जाति को नष्ट करना चाहते थे और कुछ लाभ बांटना चाहते थे। यदि मानव जाति अचानक पागल हो जाती है, भले ही यह मरने वाला पलटवार हो, तो इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। द मिस्टीरियस वर्ल्ड, जो पहले से ही शांतिपूर्ण नहीं था, ने अचानक मानव जाति की अचानक कार्रवाई के कारण अनगिनत लोगों को अटकलें लगाईं। 10 दिन पलक झपकते ही ऐसी तैयारियों के बीच बीत गए। निश्चित रूप से उसके आने की खबर तेजी से फैल गई, जैसा कि येकशिवेन ने उम्मीद की थी। हालांकि उसने केवल थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा दिखाया था, फिर भी मानव जाति के बीच कई जासूस थे। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी उसके बारे में पता लगा लिया था। द डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस, दो ताकतें जिनकी येकशिवेन के साथ बड़ी दुश्मनी थी, ने सीधे लोगों को उनसे पूछताछ करने के लिए भेजा। मुख्य हॉल में मानव जाति की नेता बाई जियानशिंग एक भस्म चेहरे के साथ सिंहासन पर बैठी थीं। उसके नीचे लोगों के दो समूह उसे हेकड़ी से देख रहे थे। उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कोई भी उनके कपड़ों और प्रतीक चिन्ह को देखकर बता सकता है कि वे स्वर्ग बंजर भूमि महल और दिव्य संघ के विशेषज्ञ थे। इस बार हेवन वेस्टलैंड पैलेस का नेतृत्व करने वाला विशेषज्ञ अहंकारी अभिव्यक्ति वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। उनके शरीर पर देवत्व के हल्के उतार चढ़ाव थे। वह वास्तव में एक महल के मालिक थे। स्वर्ग बंजर भूमि महल में केवल वे लोग जो मिथक के दायरे में प्रवेश कर चुके थे, महल के मालिक बनने के लिए आवेदन कर सकते थे। हेवन वेस्टलैंड पैलेस में महल के मालिकों के बीच ताकत में भी अंतर थे। जाहिर है, महल का यह मास्टर कमजोर नहीं था। उसके शरीर पर आभा ने बाई जियानशिंग को दबा दिया। उसके पीछे 5 या 6 विशेषज्ञ थे, जो सभी गहन मृत्यु लोक के शिखर पर थे। ईश्वरीय संघ का नेता एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला व्यक्ति था, जिसकी अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी पीठ पर एक पंख था। हाँ, यह 2 सम्मित पंख नहीं थे। इसके बजाय यह सिर्फ एक पंख था। वह एक अज्ञात पंख वाली जाति का था। हालांकि वह हेवन वेस्टलैंड पैलेस के हॉल मास्टर से कमजोर नहीं था। उसने हल्के से काले रंग के सार को बाहर निकाल दिया और बाई जियानशिंग की आभा को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गया। उसके पीछे 5 या 6 दैवीय संघ के कुलीन भी थे। बाई जियानशिंग का चेहरा राख हो गया था। इन दोनों लोगों ने कहा था कि वे यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन वास्तव में वे यहाँ घूमने नहीं आए थे। वे स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी पैदा करने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हालांकि इन 2 लोगों की ताकत उससे एक स्तर अधिक थी। उन दोनों ने उसे सीधे सिंहासन पर दबाने और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। उसने उन दोनों की तरफ ठंडी निगाहों से देखा। कोई उनके चेहरे पर गुस्से की कल्पना कर सकता था। वह एक सीधा और धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था जो प्रतिशोध लेना नहीं जानता था। बाई जियानशिंग, मुझे यकीन है कि आप जानती हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। हमारे लोगों ने येकशिवेन को आपके कबीले में आते देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसे अंदर ले लिया है? स्वर्ग उजाड़ महल के बूढ़े व्यक्ति ने बोलने का नेतृत्व किया। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। बाई जियानशिंग विशेष रूप से गुस्से में थी, क्योंकि स्वर्ग उजाड़ हॉल का यह हॉल मास्टर किसी अन्य जाति से नहीं था, बल्कि मानव जाति से भी था। अब उसने स्वर्ग के उजाड़ हॉल का पक्ष लिया था, एक मानव जाति के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया था और वास्तव में एक विदेशी जाति के साथ मिलकर अपनी मां की जाति पर दबाव बनाने के लिए काम कर रहा था। काका, मुझे लगता है कि तुम लोग वास्तव में जीने से थक गए हो। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारे नेता ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वह उसे पकड़ना चाहता है। तुम लोग उसे लेने की हिम्मत करते हो। क्या तुम सच में खत्म होना चाहते हो? उदास अधेड़ उम्र के आदमी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज कर्कश और सुनने में अप्रिय थी। यह हमारी मानव जाति का एक आंतरिक मामला है। आप इसके बारे में इतने स्पष्ट रूप से कैसे जानते हैं? क्या आपने हमारी मानव जाति में जासूस लगाए हैं? बाई जियानशिंग ने सीधे चेहरे से ठंडेपन से पूछा। बाई जियानशिंग, इस तरह के खोखले शब्द मत बोलो। जासूसी करना एक बहुत ही सामान्य बात है। उदास मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस बारे में सोचें। यदि मानव जनजाति दिव्य संघ और स्वर्ग बंजर भूमि हॉल का अपमान करती है, तो आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप रक्षा नहीं कर सकते। यह सही है। हेवन डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी मानव जाति से हूं और मैं मानव जाति को मिटाते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए बाई जियानशिंग, आप इसके बारे में बेहतर सोचें। क्या आप चाहते हैं क्या येकशिवेन की वजह से पूरी नस्ल का सफाया हो गया है?
आपको अभी भी याद है कि आप मानव जाति से हैं। हॉल के प्रवेश द्वार से एक तिरस्कारपूर्ण उपहास आया। स्वर्ग उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और एक इंसान को प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। ये ज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? बहुत बढ़िया, आप बेकार खोज में लोहे के जूतों को पहन सकते हैं, केवल इसे बिना खोजे संयोग से खोजने के लिए। स्वर्ग उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। वह तुरंत एक गुप्तचर के रूप में उपहास किए जाने के क्रोध को भूल गया। ये शिवेन की बड़ी खबर की तुलना में बाकी सब कुछ कम महत्वपूर्ण लग रहा था। आप वास्तव में हमारे सामने आने का साहस करने के लिए साहसी हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जल्दी से दूर छिप जाता, काका। इसलिए मैंने कहा कि तुम केवल हमेशा के लिए विदेशी जाति के कुत्ते हो सकते हो। ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या कहा आपने? स्वर्ग उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसके शरीर पर एक भयानक आभा घनीभूत हो गई। ये शिवेन द्वारा उपहास किया जाना उसके मुंह पर एक तमाचा था। मैं कहता हूं, तुम उजाड़ हेवन हॉल के एक कुत्ते मात्र हो। तुम्हारे पास एक अच्छी खेती है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम कबीले के लिए काम करने के बजाय सुनसान स्वर्ग हॉल का कुत्ता बनने को तैयार हो। ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। तुम क्या जानते हो मानव जाति मुझे क्या दे सकती है? वे मुझे कुछ नहीं दे सकते। मुझे जो संसाधन चाहिए, जो साधना तकनीक चाहिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। केवल स्वर्ग का उजाड़ हॉल ही मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मैं अब एक उच्च और शक्तिशाली हॉल मास्टर हूँ। स्वर्ग उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर ने गुस्से से कहा। वह मानव जाति से पैदा हुआ था, लेकिन उसने स्वर्ग के उजाड़ हॉल का पक्ष लिया था। यह उनके दिल की सबसे बड़ी पीड़ा थी और उनके रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा दाग भी। साधारण छोटी जातियां शायद इस बारे में ज्यादा परवाह न करें, लेकिन मानव जाति, दानव जाति और दानव जाति जैसी बड़ी जातियों के लिए उनकी जाति एक विशाल संप्रदाय थी। मानव जाति के अलावा किसी अन्य संप्रदाय का पक्ष लेने का मतलब विश्वासघात था और यह अक्षम्य था। यह एक बड़ी जाति का गौरव था। तुमने अपनी मां की नस्ल भी छोड़ दी और स्वेच्छा से किसी और का कुत्ता बन गए। ऐसा व्यक्ति अपना दाव सिद्ध करना चाहता है। क्या इच्छाधारी सोच है? ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आपके पास एक तेज जीभ है, लेकिन यह बेकार है। आपकी जीभ कितनी भी तेज हो, आप आज मौत से बचने के बारे में भूल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मानव जाति आपकी रक्षा कर सकती है? वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। स्वर्ग के सुनसान हॉल के हॉल मास्टर ने गुस्से से कहा। ये ज़िवेन के शब्द एक चाकू की तरह थे जो सीधे उसके दिल में चुभ गए। यह निश्चित नहीं है कि आज कौन मरेगा। सेना रवाना होने वाली है और हमारे पास अभी भी बलिदान करने के लिए लोगों की कमी है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ ही सही हैं। ये ज़िवेन ने उपहास किया और अचानक हमला कर दिया। शून्य में एक विशाल हाथ बन गया और स्वर्ग के उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर की ओर बढ़ गया। स्वर्ग उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर हैरान और गुस्से में थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन, जिसे वह शिकार मानता था, बच नहीं पाएगा, और इसके बजाय उसने हमला करने की पहल की। यह बस एक उकसावा था। बूम! उसके शरीर से एक राजसी आभा निकल रही थी और हॉल में सुनहरी क्यूई और रक्त भर गया था। यदि हॉल को अनगिनत संरचनाओं द्वारा प्रबलित नहीं किया गया होता तो यह मौके पर ही पूरी तरह से ढह जाता। यह बेहद भयानक था। ओवांग दायरे के तीसरे स्वर्ग के शिखर से संबंधित शक्तिशाली ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। हालांकि उनका क्षेत्र बाई जियानशिंग के समान था, लेकिन उनकी ताकत बाई जियानशिंग की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी और गहरी थी। मेरी मुट्ठी खाओ! वो जोर से चिल्लाया और सीधे अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और फिर सीधे ये ज़िवेन के विशाल हाथ की ओर मुक्का मारा। बूम! एक अतुलनीय जोर की आवाज सुनाई दी और मुट्ठी और हथेली टकरा गई। तभी केवल एक दयनीय चीख सुनाई दी। स्वर्ग के उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर ने तुरंत एक दयनीय चीख निकाली और लगातार पीछे हट गया। उसके शरीर से निकलने वाली दिव्यता एक पल में पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और जिस हाथ से उसने मुक्का मारा था वह सीधे हवा में फट गया, मानो उसे एक भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा हो जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। स्वर्ग के उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर की आंखें अतुलनीय आतंक से भरी हुई थीं और उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे स्पष्ट रूप से एक ही दायरे में थे, तो एक शिवेन इतना भयानक कैसे हो सकता है? उसने वास्तव में अपनी पूरी बांह को एक हथेली से तोड़ दिया। यदि यह उसकी त्वरित प्रतिक्रिया और समृद्ध अनुभव के लिए नहीं होता और सारी शक्ति उसकी दिव्यता में बिखर जाती तो वह मौके पर ही धराशायी हो जाता। मूर्ख, तुम एक कुएं में सिर्फ एक मेढक हो, ये ज़िवेन ने उपहास किया। दिव्य दान क्षेत्र की इस यात्रा ने उनके क्षितिज को व्यापक बना दिया था और इतने सारे दिग्गज विशेषज्ञों को देखने के बाद उन्होंने लंबे समय से पहले से पूरी तरह से अलग महसूस किया था। बाई जियानशिंग ने भी अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हालांकि पैलेस लॉर्ड ऑफ द हेवन वेस्टलैंड पैलेस कष्टप्रद था, उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह व्यक्ति बहुत तकलीफदेह था। भले ही उसने अपने सभी साधनों का उपयोग किया हो, वह उसे हराने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह केवल एक पिरामिड जीत होगी।
ये जीवेन पोवान क्षेत्र के तीसरे स्तर की चोटी को आकस्मिक रूप से उड़ाने में सक्षम थे। इस तरह की साधना बस एक चौंकाने वाला राक्षस था। स्वर्ग के उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर को तुरंत पता चल गया था कि ये जीवेन कितना भयानक था और समझ गया कि उसने किस तरह के राक्षस का सामना किया था। उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ निकाली। क्या आप देखना जारी रखना चाहते हैं? अगर मैं मर गया तो आपके लिए भी यह आसान नहीं होगा। आप भी उसके हाथों मरेंगे। वह हम सभी को मारने का इरादा रखता है। हेवन डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर के शब्दों ने तुरंत उदास अधेड़ आदमी की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। उनकी ताकत स्वर्ग के उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर के बराबर थी। यदि वे सेना में शामिल नहीं हुए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस विचार से उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। उसने सीधे एक गहरी सांस ली और उसे थूक दिया। देखते ही देखते उसकी रूह कांप उठी। यह उनके शरीर में सार ऊर्जा थी। चूंकि वह पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुका था, इसलिए उसने जरा भी हिचकिचाहट करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक जियानशेंग की बात है तो वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वह ईश्वरीय संघ और उजाड़ स्वर्ग के महल के लोगों के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि ये जीवेन अलग थी। वह बस दुस्साहसी था। इसमें डरने की क्या बात थी? प्रोफाउंड क्यूई लगातार शून्य द्वारा अवशोषित किया गया था और फिर यह एक वर्धमान चांद में बदल गया जो उसके हाथ में दिखाई दिया। उसने सीधे उसे पकड़ लिया और फिर उसका शरीर अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही एक शिवेन के पीछे आ गया था और वह चाकू अचानक एक शिवेन के सिर के पीछे से कट गया था। तुरंत। ध्यान से, बाई जियानशेंग ने कहा। जैसे ही वह एक चाल चलने वाला था, उसने देखा कि एक शिवेन की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। लगभग एक पल में वह पहले ही घूम चुका था और उसके चेहरे पर कुछ तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। तुच्छ कौशल, मेरे सामने दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जीवेन ने उपहास किया। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और सुनहरी मुट्ठी की ऊर्जा बाहर निकली, एक ब्रह्मांड में बदल गई और सीधे बाहर निकल गई। बूम! उदास अधेड़ उम्र के आदमी को मौके पर ही विस्फोट कर दिया गया था और उसके शरीर को सीधे उड़ा दिया गया था। उसके आंतरिक अंग और आत्मा सभी एक पल में नष्ट हो गए और उसका पूरा शरीर उड़ गया। फिर बाहर उड़ने की प्रक्रिया में एक जोर का धमाका हुआ और वह पाउडर में फट गया। एक चाल से पोवान क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर पर एक विशेषज्ञ को मारना। क्या यही उनकी ताकत थी? बाई जियानशेंग हैरान रह गई। उन दोनों का एक शिवेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था, भले ही वे सेना में शामिल हो गए हों। इसके अलावा वे पहले से ही एक नीचे थे। स्वर्ग उजाड़ महल के मालिक ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया क्योंकि वह उड़ गया और प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो बच निकली। वह डर कर भाग गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में चीजें इस तरह बदल जाएंगी। वह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। हालांकि चूंकि उसने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, ये शिवेन एक नर्म दिल वाला व्यक्ति नहीं था। उसने एक बार फिर हमला किया और आकाश की ओर अपनी उंगली उठाई, जिससे स्वर्ग के उजाड़ महल के मालिक में विस्फोट हो गया। हालांकि स्वर्ग के उजाड़ महल के मालिक प्रभावशाली थे, उनकी तुलना ये जीवेन से कैसे की जा सकती है? ये जीवेन की उंगली पहाड़ जितनी भारी थी और सीधे फट गई। इन दो पौराणिक विशेषज्ञों के नेतृत्व के बिना गहन मृत्यु अवस्था के शेष विशेषज्ञ अभी भी संघर्ष करना चाहते थे। हालांकि ये जीवेन और बाई जियानशेंग के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। ये जीवेन और बाई जियानशेंग की संयुक्त सेना द्वारा उन्हें सीधे दबा दिया गया था। इस बार हमने वास्तव में स्वर्ग के उजाड़ महल और दिव्य मिलन के साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं। बाई जियानशेंग ने आह भरी। ये जीवेन ने बाई जियानशेंग पर नजर डाली। इस बार बाई जियानशेंग निस्संदेह जोखिम उठाने को तैयार थी। यह भी एक एहसान था। चिंता मत करो, मैं इस बार तुम लोगों को पीड़ित नहीं होने दूंगा। आखिरकार मैं भी मानव जाति से हूँ, ये जीवेन ने कहा। बाई जियानशेंग ने सिर हिलाया। इस वजह से वह आखिरकार मान ही गए थे। इस अवधि के दौरान ये जीवेन की जानकारी अब कोई रहस्य नहीं थी। प्राचीन उजाड़ क्षेत्र के दौरान उसने मानव जाति को खिलाने के लिए बहुत कुछ किया था। यहाँ तक उसने ज्वार को मोड़ दिया था और मानव जाति को विलुप्त होने की भविष्यवाणी से बचने में मदद की थी। यदि दानव जाति के खतरे के लिए नहीं तो प्राचीन उजाड़ क्षेत्र में मानव जाति उसके समर्थन से 5 अधिपतियों में से एक की स्थिति में वापस आ सकती थी। रहस्यमय दुनिया की मानव जाति और प्राचीन उजाड़ क्षेत्र की मानव जाति को एक ही वंश का माना जा सकता है। वे मूल रूप से एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। वास्तव में यह भी कहा जा सकता है कि प्राचीन उजाड़ क्षेत्र की मानव जाति की मुख्य शाखा थी। ईमानदारी से कहूं तो ये जीवेन के पास रहस्यमय दुनिया की मानव जाति को नियंत्रित करने का भी अधिकार था। हालांकि इतने सालों तक अलग रहने के बाद रहस्यमय दुनिया की मानव जाति को नियंत्रित करने के लिए प्राचीन उजाड़ क्षेत्र से अपनी पहचान का उपयोग करना उसके लिए अवास्तविक था। सच्ची ताकत के सामने यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि ये शिवेन के दिल में थोड़ी नाराजगी भी थी। शैतानी दुनिया द्वारा प्राचीन जंगल पर आक्रमण किया गया था और मानव जाति को लगभग मिटा दिया गया था।
हालांकि रहस्यमय दुनिया में मानव जाति ने कोई बड़ी चाल नहीं चली थी। अतीत में यह कहा जा सकता था कि प्राचीन जंगल के बारे में समाचार काट दिया गया था और चीजें अचानक घटित हो गई थीं। हालांकि जब वह रहस्यमयी दुनिया में पहुंचे और एक तूफान खड़ा कर दिया, तो प्राचीन जंगल में चीजें अब इतनी कटी हुई नहीं थीं। हालांकि मानव जाति ने लोगों को रहस्यमयी दुनिया में वापस भेज दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी चाल नहीं चली। यही कारण भी था कि एक शिवेन चुपके से नाराज हो गई थी। इस बार वह सीलबंद दुनिया में मानव जाति के पास उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए आया था। अगर वे इस मौके से चूक गए तो वह उनसे सभी संबंध तोड़ देगा। इसके अलावा उजाड़ पुरातन युग केवल मानव जाति नहीं था। यदि उजाड़ पुरातन युग के मानव अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते तो उनके पास बड़ी संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञ भी होते। अब उसके पास जो संसाधन थे उससे वह आसानी से सैकड़ों गहरे क्षेत्र के विशेषज्ञों को उजाड़ पुरातनता के युग में ले जा सकता था। उजाड़ प्राचीन युग के मनुष्यों की ताकत काफी हद तक स्थिर हो गई थी। इसका कारण यह था कि ये शीर्ष विशेषज्ञ रहस्यमयी दुनिया में चले गए थे, धीरे धीरे रहस्यमयी दुनिया से ऊपर वालों की विरासत को काट रहे थे। अन्यथा पर्यावरण के संदर्भ में प्राचीन दानव क्षेत्र अतीत में एक दूरस्थ स्थान नहीं होता। वह जानता था कि मानव जाति के बीच विरोध के स्वर थे। इस तरह के एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को अचानक चुनौती देने के लिए भले ही सेलेस्टियल फॉक्स क्लान केवल दानव रेस का एक हिस्सा था, उनके पास 2 मिथिकल रियल्म विशेषज्ञ थे और अन्य डेमन रेस विशेषज्ञ भी आ सकते हैं। उन्हें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह जानता था कि रहस्यमय दुनिया में मानव जाति में क्या कमी है। उनमें जो कमी थी वह थी साहस। उजाड़ प्राचीन काल से रहस्यमय दुनिया तक वे मजबूत हो गए थे, लेकिन वह अहंकार भी खो गया था। मूल रूप से उन्होंने मानव जाति के पूर्वजों को खोजने के लिए मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाने की योजना बनाई जो वहां गए थे। हालांकि समय बदल गया था और चीजें अब पहले जैसी नहीं थीं। हालांकि वह अभी भी मानव जाति की ताकत उधार लेना चाहता था, लेकिन वह पहले की तरह इसकी इच्छा नहीं रखता था। वह जानता था कि दानव जाति में असली समस्या विशाल सेना नहीं, बल्कि रसातल के दानव भगवान थे। यह भयानक अस्तित्व लगभग दाव पुष्टिकरण क्षेत्र में था और कोई भी इससे निपट नहीं सकता था। यही सबसे बड़ी समस्या थी। यदि कोई रसातल दानव भगवान नहीं था तो मानव जाति के शाही न्यायालय को कैसे भंग किया जा सकता था। बाई जियानशिंग जानती थी कि इस बार उनके पास अंत तक येज़िवेन का अनुसरण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। स्वतंत्रता के बिना वे बल्कि मर जाएंगे। उनके शरीर में बहता रक्त उबलने लगा। चांदनी रात शांत थी। असीम प्रकाश चमक उठा, पूरे आकाश को रोशन कर दिया, घर के रास्ते को रोशन कर दिया। आकाशीय फॉक्स कबीले की पैतृक भूमि सभी प्रकार के शहरों और गांवों से घनी रूप से भरी हुई थी। जो लोग वहां रहते थे वे या तो सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के प्रत्यक्ष वंशज थे या सेलेस्टियल फॉक्स कबीले की उपप्रजातियां थीं। ड्रैगन कबीले की तरह आकाशीय फॉक्स कबीले की भी कई उपप्रजातियां थीं। वो एक अतुलनीय रूप से विशाल बैल के सींग की आवाज पूरे आकाश में पूर्व में दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। आकाशीय फॉक्स कबीले की पैतृक भूमि के आसपास का स्थान, जो मूल रूप से बहुत शांत था, अचानक बेतहाशा उतार चढ़ाव करने लगा। ताओ सैनिकों के समूह उसमें से निकल आए। मानव जाति से संबंधित शक्तिशाली शक्ति ने पहली बार अपना नुकीला दिखाया। घुड़सवार सेना के दस्ते आसमान से रौंदते हुए शून्य से बाहर निकल आए। कई अजीब जानवर असहज, क्रूर और अतुलनीय रूप से क्रूर दहाड़ते हैं। मारो, एक भी व्यक्ति को मत जाने दो, आज आकाशीय फॉक्स कबीले के विलुप्त होने का दिन है। यह अत्यंत भयानक दृश्य था। अनगिनत विशेषज्ञ आकाश में उड़ गए, अनगिनत अजीब जानवर दहाड़ते हुए एक बड़े काले बादल की तरह आकाशीय फॉक्स कबीले की ओर कुचल गए। सेलेस्टियल फॉक्स कबीला दानव कबीले में सबसे मजबूत कुलों में से एक था। कबीले में 2 अद्वितीय पौराणिक विशेषज्ञ थे। वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थे। हालांकि वे एक अधिपति नहीं थे, फिर भी उनके पास एक अधिपति की नींव और आभा थी। वे हमेशा दूसरों को धमकाते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई उनकी पैतृक भूमि में उनकी हत्या कर देगा। दूसरे शब्दों में, यदि ऐसा कोई व्यक्ति था भी, तो यह मानव जाति नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा युद्धनाद आकाश को हिला गया, मानो लाखों दिव्य सैनिक और सेनापति आकाश से उतर आए हों, जो सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। इतना बड़ा आंदोलन स्वाभाविक रूप से प्राचीन जंगल में कई ताकतों से छिपा नहीं हो सकता था। कुछ शक्तिशाली लोगों ने लगभग तुरंत उस आपदा को भांप लिया जिसे सेलेस्टियल फॉक्स कबीले ने झेला था। यह कैसे संभव है? मानव जाति आकाशीय फॉक्स कबीले को भड़काने के लिए इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है? इतना शक्तिशाली कितने लोग हैं? ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति का पतन हो गया है, लेकिन मानव जाति की इस शाखा में, भले ही यह मुख्य शाखा न हो, इतने विशेषज्ञ हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें मानव जाति कहा जाता है। बहुत शक्तिशाली। मानव जाति में अभी भी अनगिनत छिपे हुए विशेषज्ञ हैं। इतनी बड़ी संख्या में कुलीनों को देखकर बहुत से लोग पूरी तरह से चौंक गए और उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए थे।
सभी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि मानव जाति में इतने सारे अभिजात वर्ग थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति उन्हें उकसाने की पहल करने की हिम्मत करेगी। यह उस जानकारी के अनुरूप नहीं था जो उन्हें पहले मिली थी। हालांकि दानव जाति को विशेष रूप से सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के साथ तुच्छ नहीं होना चाहिए। वे सामान्य लोग नहीं हैं। कबीले में 2 पौराणिक विशेषज्ञ हैं। आइए इस बारे में बात न करें कि मानव जाति इन 2 पौराणिक विशेषज्ञों के खिलाफ कैसे लड़ सकती है। यहाँ तक बाई जियानशिंग और मानव जाति का वह पुराना मूर्ख भी सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के 2 पौराणिक विशेषज्ञों का मुकाबला नहीं कर सकता है। मानव जाति के लिए थोड़े समय में आकाशीय फॉक्स कबीले पर कब्जा करना मुश्किल होगा। जब अन्य दानव जाति समाचार प्राप्त करती है और समर्थन के लिए आती है तो रेनजू की यह सेना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और मानव जाति के अभिजात वर्ग भी बिखर जाएंगे। क्या वे पागल हैं? उद्धरण चिन्ह। किसी ने कहा, यह सच था कि मानव जाति राजसी तरीके से आई थी और उसने सीधे सेलेस्टियल फॉक्स कबीले पर हमला किया। हालांकि दिव्य फॉक्स कबीले साधारण नहीं थे और उनसे निपटना आसान नहीं था। कम समय में उन्हें पकड़ना आम लोगों के लिए नामुमकिन था। जब तक वे थोड़े समय में उन्हें पकड़ नहीं पाते तब तक मानव जाति की सेना बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। इस समय वे अंत में समझ गए कि क्यों मानव जाति बार बार स्थानांतरित होती है और सैनिकों को तैनात करती है। यह पता चला कि वे हमला करने की पहल करना चाहते थे। समय की इस अवधि के दौरान दानव जाति ने वास्तव में मानव जाति पर इस हद तक दबाव डाला है कि वे सांस नहीं ले सकते। उनके द्वारा धीरे धीरे मारे जाने के बजाय पहले हमला करने की पहल करना बेहतर है। इस तरह वे अभी भी जीवित रहने के अवसर के लिए लड़ने का मौका है। दानव जाति के बीच आकाशीय फॉक्स कबीले के 2 पौराणिक विशेषज्ञ हैं। वे निस्संदेह अभिजात वर्ग और मानव जाति की रीढ़ हैं। अगर उन्हें जड़ से उखाड़ा जा सके तो मानव जाति का खतरा तुरंत दूर हो जाएगा। प्रजा को बंदी बनाने के लिए पहले राजा को बंदी बनाओ। लोगों को गोली मारने के लिए पहले घोड़े को गोली मारो। यह विचार अच्छा है। यह अफसोस की बात है कि मानव जाति की ताकत अभी भी दानव जाति से दूर है। भले ही वे सेलेस्टियल फॉक्स कबीले का सफाया करना चाहते हैं, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। एक रात, उनके पास केवल एक रात होती है, अधिक से अधिक एक रात। दूसरी दानव जाति समाचार प्राप्त करेगी और उनका समर्थन करने आएगी। उस समय वे मर जाएंगे। कई लोगों ने अचानक प्रतिक्रिया दी। हालांकि अभी भी बहुत से लोग नहीं थे जो मानव जाति के बारे में आशावादी थे। हालांकि कई शक्तिशाली लोगों ने केवल इस पर ध्यान दिया। आखिरकार यह उनसे संबंधित नहीं था। दानव जाति की खातिर कोई भी मानव जाति से नहीं लड़ेगा। विशेष रूप से ऐसा लगता था कि मानव जाति कुछ पागल हो गई थी। हो सके तो बेहतर होगा कि उन्हें भड़काएं नहीं। मानव जाति और दानव जाति को पीड़ित होने दें। यह सही था। वे भी स्थिति का फायदा उठा सकते थे। युद्ध का परिणाम एक रात में तय हो जाएगा। यह आने वाले अनगिनत वर्षों के लिए 2 जातियों के भाग्य से संबंधित था। मानव कबीले ने सेलेस्टियल फॉक्स कबीले को गाद से पकड़ लिया था। लाखों सैनिकों को टेलीपोर्ट किया गया था और उनके माध्यम से मार डाला गया था। एक पल के लिए आकाशीय फॉक्स कबीले को पूरी तरह से भगा दिया गया था। वे ठीक से बचाव भी नहीं कर सके। हम आत्मसमर्पण करते हैं। कृपया हमें बख्श दें। सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन के कई विशेषज्ञ पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने जमीन पर घुटने टेके और रहम की भीख मांगी। हालांकि उन्हें रेनजू की सेना ने बिना किसी दया के कुचल दिया। यह 2 पार्टियों के बीच कोई निजी लड़ाई नहीं थी। यह 2 जातियों के बीच की लड़ाई थी जो दोनों जातियों के भविष्य का निर्धारण करेगी। दया के लिए कोई जगह नहीं थी। बूम! प्रकाश की एक किरण आकाश से गिरी और सीधे मानव जाति सेना में विस्फोट हो गई। यह सीधे आसमान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। सैकड़ों मानव जाति के घुड़सवार सीधे मौके पर ही गायब हो गए। मानव जाति की हिम्मत कैसे हुई? मेरी जाति पर आक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह दूर से किया गया हमला था। उस भयानक शक्ति ने सीधे आकाश में एक बड़ी दरार पैदा कर दी। यहाँ तक खालीपन भी टूट गया। एक पौराणिक विशेषज्ञ ने दूर से हमला किया। हालांकि वह तुरंत हस्तक्षेप नहीं कर सका, फिर भी उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मारना। इस तरह के हमले ने केवल एक पल के लिए मानव कबीले की सेना को आगे बढ़ने से रोका। मानव कबीले की सेना का घुड़सवार एक धार की तरह था जो बाहर निकलकर सब कुछ नष्ट कर रहा था। हवा में एक 6 नुकीली तारा संरचना स्थापित की गई थी। एक कदम पहले पहुंचे विशेषज्ञों में कई फॉर्मेशन मास्टर थे। इस समय इन फॉर्मेशन मास्टर्स ने फॉर्मेशन को स्थापित करना पहले ही पूरा कर लिया था। स्थापित किए गए टेलीपोर्टेशन संरचनाओं के माध्यम से अधिक मानव घुड़सवारों ने उड़ान भरी। अनगिनत मानव कबीले के योद्धाओं ने आकाश को ढंक लिया। सभी वर्दी में थे। ये ताओ सैनिक थे जिन्हें मानव जाति ने कई वर्षों तक विकसित किया था। वे मानव कबीले के अंतिम आश्रित भी थे। एक चौंकाने वाला युद्ध शुरू होने वाला था। यह सिर्फ मोहरा के बीच टकराव था। इसने अभी तक सबसे तीव्र समय में प्रवेश नहीं किया था। हर कोई उन्मादी स्थिति में आ गया था।
आकाशीय फॉक्स कबीले, जो गाद से पकड़ा गया था, ने आखिरकार इस समय प्रतिक्रिया दी और दहाड़ना शुरू कर दिया। उनके साथ लड़ो। इन नीच मनुष्यों ने वास्तव में हमारे स्टेशन पर चुपके से हमला करने का साहस किया। मुझे लगता है कि वे वास्तव में जीने से थक गए हैं। जाओ, उन सरनियों को पुनर्जीवित करो। इन मनुष्यों को हमारे आकाशीय फॉक्स कबीले को अपमानित करने के परिणाम देखने दो। मार डालो, इन मनुष्यों को मार डालो। आकाशीय फॉक्स कबीले की पुश्तैनी भूमि से जोर की दहाड़ लगातार आ रही थी। हुश हुश हुश, एक के बाद एक प्राचीन सरनियों को पुनर्जीवित किया गया। आकाशीय फॉक्स कबीले के विशेषज्ञों के नियंत्रण में उन्होंने लगातार मनुष्यों पर बमबारी की। इस संबंध में मानव कबीले के ताओ सैनिक भी तैयार किए गए थे। उन्होंने रक्षात्मक सरनियों को लगातार चमकाया। कुछ आए और गए, लेकिन वे मानव कबीले की सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। बड़ी सरनियां जिन्हें जल्दबाजी में पुनर्जीवित किया गया था, वे स्वाभाविक रूप से इतनी शक्तिशाली नहीं थीं। मानव कुल की सेना को वे तनिक भी न रोक सके। हालांकि मानव कबीले की सेना में बहुत अधिक हताहत हुए थे, फिर भी वे सेलेस्टियल फॉक्स कबीले को नष्ट करने के लिए दृढ़ थे। वे और भी तेजी से आगे बढ़े। कई स्थानों पर बड़े सरनियों को पुनर्जीवित करने से पहले मानव कबीले सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। वे बड़े सरनियों की भूमिका बिल्कुल नहीं निभा सकते थे। ह्यूमन रेस का हमला बहुत अचानक हुआ था। हालांकि उन्हें पहले ही यह खबर मिल चुकी थी कि मानव जाति अपनी सेनाओं को लामबंद कर रही है, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति वास्तव में उन पर आत्मघाती हमला करेगी। जी हाँ, यह एक आत्मघाती हमला था। अन्यथा यह समझाने का कोई तरीका नहीं था कि मानव जाति, जो उनसे कमजोर थी, उन पर हमला क्यों करेगी। हालांकि उन्हें विश्वास था कि वे मानव जाति को हरा सकते हैं, साथ ही पागल मानव जाति भी उन्हें बहुत नुकसान और परेशानी पहुंचा सकती है। इससे मानव जाति में उनके नेतृत्व की स्थिति को बहुत नुकसान होगा। स्वाभाविक रूप से वे मानव जाति से बहुत घृणा करते थे। उनके साथ लड़ो। हमें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। दोनों भगवानों के बाहर आने की प्रतीक्षा करो। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के विशेषज्ञों में से एक गुस्से में दहाड़ा। जैसे ही उसके शरीर से असीमित याओ ऊर्जा बाहर निकलने लगी, उसकी दोनों आंखें रक्तरंजित हो गईं। इसके बाद उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया, तुरंत एक छोटे पहाड़ के आकार के एक अतुलनीय रूप से विशाल याओ फॉक्स में बदल गया। उसकी पीठ की चार दुमें हिलती रहीं, जिससे पृथ्वी कांप उठी और पहाड़ कांप उठे। अपना मुंह खोलकर उसने एक कौर खून उगल दिया। लड़ो, हमें इस लड़ाई में मानव जाति को कीमत चुकानी होगी। आकाशीय फॉक्स कबीले के इन विशेषज्ञों ने, जिन्हें एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था, एक के बाद एक अपने मूल शरीर दिखाए। यद्यपि वे आकाशीय फॉक्स कबीले के इस विशेषज्ञ के रूप में विशाल नहीं हो सकते थे, फिर भी वे बहुत विशाल थे। एक समय के लिए सारा संसार लोमड़ियों की दहाड़ से भर गया था। यह दानव कबीले का फायदा था। जब आवश्यक हो, वे वापस अपने मूल शरीर में बदल सकते थे। हालांकि वापस अपने मूल शरीर में बदलने से वे कुछ मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे। यह उनकी शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। अपने मूल शरीर की अवस्था में वे और भी अत्याचारी थे। ये आकाशीय लोमड़ी या आकाशीय लोमड़ी की उपप्रजातियां, सामने की रेखा पर सभी प्रकार की अजीब लोमड़ियों ने एक के बाद एक अपने मूल शरीर दिखाए। उन्होंने सीधे तौर पर मानव कबीले की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। हर बार जब वे उनके पीछे अपनी दुम हिलाते थे, तब पृथ्वी कांपती थी और पहाड़ कांपते थे। अनंत शक्ति विस्तार करती रही और सब कुछ नष्ट कर देती रही। सेलेस्टियल फॉक्स कबीला वास्तव में दानव कबीले का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली कबीला है। जुबान वर्ल्ड में ऐसी ताकत वाले कुछ ही कबीले हैं। इतनी बड़ी ताकत मानव वंश को विलंबित करने के लिए पर्याप्त है। जब तक मानव कबीले में देरी हो रही है, आकाशीय फॉक्स कबीले निश्चित रूप से मर जाएगा। इन दानव लोमड़ियों से अनगिनत लोग हैरान थे, जो अपने परिवर्तन के बाद पागल हो गए थे। ये दानव कबीले अतीत में दुनिया पर राज करते थे। वे निश्चित रूप से भाग्य के भरोसे नहीं थे, लेकिन उनके पास असली ताकत थी। जब सभी ने सोचा कि वे और भी तीव्र टक्कर देखेंगे, तभी उन्हें एक पक्षी के जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। फिर मनुष्यों के पीछे संचरण व्यूह से एक विशाल आकृति उड़ी। यह एक अतुलनीय विशाल पक्षी था। यह युद्ध के मैदान में कब उड़ गया, किसी को पता नहीं चला। उसने सीधे अपना विशाल मुंह खोला और अनगिनत विशाल लोमड़ियों को निगल लिया, जो अभी भी कहर बरपा रही थीं। एक पल के लिए पूरा मैदान खाली हो गया। वह क्या है? इस अप्रत्याशित घटना से हर कोई स्तब्ध रह गया। मानव जाति के विशेषज्ञ भी दंग रह गए। बस यह क्या बात थी? हालांकि उन्होंने काफी तेजी से प्रतिक्रिया दी, क्योंकि यह विशाल पक्षी स्पष्ट रूप से उनकी मदद करने के लिए यहाँ था। मार डालो, इन दानव कबीले को हराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाओ। एक मानव कबीला उतरा और सीधे भाले से 2 पूंछ वाले लोमड़ी को मार डाला। वह जोर से चिल्लाया और पूरी सेना को आगे बढ़ाया। यह विशाल पक्षी पूरी तरह से काला और सुनहरा था। जहां भी वह गुजरा, यहां तक रूपांतरित दानव लोमड़ियों को एक भी झटका नहीं लगा और वे सीधे मौके पर ही उड़ गए।
नहीं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह है एक रॉक। किसी ने दहाड़ा। उसने तुरंत आकाश में उड़ते विशाल पक्षी को पहचान लिया। वह नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह ज्ञानी था, बल्कि इसलिए कि इस कुनपेंग ने वास्तव में हंगामा खड़ा कर दिया था और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। विशेष रूप से ट्रू मार्शल डोमेन के ब्रह्मांड में यह नहीं पता था कि इसने कितने पौराणिक विशेषज्ञों को खा लिया था। इसके भयंकर नाम ने सीधे तौर पर कई संप्रदायों को जन्म दिया, जिनके पास केवल एक पौराणिक विशेषज्ञ था जिसका सीधा पतन हुआ। इसलिए यह शक्तिशाली राक्षसी जानवर जिसे मिथकों में मौजूद होना चाहिए था, सभी के मन में फिर से जाग उठा। इसलिए वे पहली बार में इस खूंखार पक्षी की असली पहचान को पहचानने में सक्षम थे। इस दुनिया में तियानामेन को विश्वास नहीं था कि इस तरह का दूसरा खूंखार पक्षी होगा। यह रॉक के अलावा और कौन हो सकता है? इसके अलावा इस अवधि के दौरान वे पहले से ही इस रॉक की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। पौराणिक, यह निस्संदेह एक पौराणिक स्तर का क्रूर जानवर था। इस अवधि के दौरान यह लगभग अकल्पनीय था कि इसने कितने शक्तिशाली अस्तित्वों को मार डाला था, और इस खूंखार पक्षी के ये जीवन से संबंधित होने की लंबे समय से पुष्टि की गई थी। इसका मकसद उन विशेषज्ञों को रोकना था जो उस ब्रह्मांड में तबाही मचाना चाहते थे। जब तक वे लापरवाही से काम नहीं करते, तब तक यह रॉक भी लापरवाही से काम नहीं करेगा। यह कुछ ऐसा था जिसे वे पहले से ही लंबे समय से जानते थे। इस तरह अचानक उनके दिमाग में एक नाम आया, ये जीवेन। उनके मन में तूफान सा आ गया। हालांकि यह अटकल बहुत अकल्पनीय लग रही थी, केवल ये जीवेन ही इस कुनपेंग को नियंत्रित कर सकती थी। यह कुनपेंग बेहद शातिर था। एक पौराणिक चोटी के अस्तित्व ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की थी। किसने सोचा होगा कि वह बच जाएगा? उसने एक मुर्गे को चुराने की कोशिश की, लेकिन लालच में लाए गए चावल खो दिए। हालांकि हर कोई नहीं जानता था कि कैसे ये जीवेन ने इस रॉक को वश में किया। वे बेहद ईर्ष्यालु थे। रॉक कोई साधारण खूंखार जानवर नहीं था। यह 10 प्राचीन क्रूर जानवरों का नेता था। इसे लगभग क्रूर जानवरों का राजा कहा जा सकता है। वे प्रसिद्ध शक्तिशाली क्रूर जानवर इसके मेनू में सभी भोजन थे। इसकी कल्पना मात्र से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना भयानक था। वे खूंखार जानवर ब्रह्मांड में खाद्य श्रृंखला के लगभग शीर्ष पर थे। यहाँ तक कि समय समय पर देवता भी इन खूंखार जानवरों के हाथों में पड़ जाते थे। हालांकि ये क्रूर जानवर बहुत समय पहले रॉक का भोजन थे। अब हालांकि यह युवा रॉक स्पष्ट रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इससे निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। कौन इसे वश में नहीं करना चाहेगा? इस दृष्टि से यही एकमात्र संभावना थी। शायद ये क्षिवेन सचमुच बाहर आ गई थी। इस संभावना के बारे में सोचते ही सभी अचानक उत्साहित हो गए। अतीत में ये जीवेन एक संकटमोचक की तरह था जिसने हर जगह परेशानी पैदा कर दी। लेकिन अब वह अलग था। अब जब उसने मिथक के दायरे में कदम रखा था, तो वह एक विशेषज्ञ था जो पूरी जुबान की दुनिया को हिला सकता था। यहाँ तक डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस जैसे दिग्गजों ने भी लापरवाही से यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे एक पौराणिक दायरे के विशेषज्ञ की उपेक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कुछ चौंकाने वाला हुआ था। यंग मास्टर स्काई फॉक्स, यंग मास्टर गुई यून और जून डिंगटियन, सभी की नज़रों में 3 अद्वितीय प्रतिभाएं ये जीवेन के आत्मा अवतार के लिए लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने उसके दाव सुनने के फलों को लूट लिया था। अंत में उन्होंने हुआ मैंधान को भी घायल कर दिया था और उसका ठिकाना अज्ञात था। इसे चौंकाने वाला कहा जा सकता है। सबका बस एक ही लक्ष्य था, और वो था अपने दाव को साबित करना। अब इन 3 लोगों ने ये जीवेन का दाव फल छीन लिया था। एक मार्शल कलाकार के लिए यह बस एक बड़ी नफरत थी जो एक परिवार को मारने से कहीं अधिक बड़ी थी। यह कहने की बात नहीं है कि उसने हुआ मैंधान को घायल कर दिया था। ऐसी अफवाहें हमेशा से रही हैं कि हुआ मैंधान और ये जीवेन के बीच अस्पष्ट संबंध थे। ऐसी भी अफवाहें थीं कि हुआ मैंधान और ये जीवेन वास्तव में ताओवादी साथी थे। यह सिर्फ इतना था कि किसी ने इसे सत्यापित करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हुआ मैंधान के पास न केवल प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का समर्थन था, बल्कि वह बेहद शक्तिशाली भी थी। कौन उसे भड़काने की हिम्मत करेगा? पूरी प्रक्रिया के दौरान ये क्षिवेन ने खुद को नहीं दिखाया था। ऐसी भी अफवाहें थीं कि ये जीवेन एक छोटी सी दुनिया में गिर गई थी। अन्यथा वह नामलेस डाउ कॉलेज के ग्रेजुएशन जैसे इतने बड़े आयोजन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ईश्वरीय संघ के नेता और हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर से डरता हो? उनके अधर्मी चरित्र को देखते हुए कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही वह उन्हें बताए। क्या कारण हो सकता है?